हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। तो हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं। आप सभी बच्चे लाइव आ जाइए ताकि आज का जो क्लास है उसे शुरू किया जाए। और आज का क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस क्लास में 17 फरवरी के लिए हिंदी का 300 वायरल क्वेश्चन पढ़ाएंगे और एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाएंगे। अगर ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप पढ़े रहेंगे तो बोर्ड परीक्षा में आपको दिक्कत नहीं होगा। 17 फरवरी के दिन आपको दिक्कत नहीं होगा। तो जल्दी से आप सभी बच्चे यहाँ पे लाइव आ जाइए और जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और एक बार आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बता दीजिए कि क्या ऑडियो वीडियो आवाज सब क्लियर है। जल्दी से एक बार आप लोग सभी बच्चे यहाँ पे बता दीजिए। चलिए, तो हमारे यहाँ पे सभी प्यारे बच्चे आ गए हैं। और एक बार आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को एक बार आपको लाइक कर देना है। सभी बच्चे आप लोग लाइक कर दीजिए। और हम आज आपको 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाएंगे और वो भी काफी ज्यादा इंपोर्टेंट परीक्षा में लड़ने के मतलब गारंटी है कि ये सब क्वेश्चन लड़ेगा, इसी में से आएगा। तो इसको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, याद कर लेना है, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए, यहाँ पे सभी हमारे प्यारे बच्चे आ गए। क्लास को शुरू करते काफी अच्छी तरीके से। तन्मय झेलम बहुत ही बढ़िया, मोहकर बहुत ही बढ़िया, चलिए मोहर कुमार बहुत ही बढ़िया, संत कुमार, मुस्कान कुमारी, माइकल आर्या बहुत ही बढ़िया, मीना खातून, ज्योति यादव बहुत ही बढ़िया। चलिए, खेलेगा फ्री फायर, वाह क्या बात है, थैंक यू। यहाँ पे बच्चे पैसे भी भेज रहे, बाबू पैसा मत भेजिए, अभी पढ़ने का टाइम है ना, तो आप पढ़ाई करो। ठीक है, खेलेगा फ्री फायर। चलिए, अंशु कुमारी बहुत ही बढ़िया, राजा भाई बहुत ही बढ़िया। तो हमारे सभी प्यारे बच्चे आ गए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आज का क्लास है और क्लास आप लोग बिल्कुल बढ़िया से करिए। बहुत ही इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लड़ने वाला क्वेश्चन है। और अभी तक आप अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप है, नंबर है, इस पे आपको मैसेज कर देना। अगर आप लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग क्या कर लीजिएगा, बाद में कुछ देर बाद मतलब अभी आप लोग मैसेज कर रहे हैं नहीं जुड़ रहे हैं तो उसको 4-5 घंटा बाद करिएगा तो 100% ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं काफी अच्छी तरीके से। और एक एक क्वेश्चन बाबू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, डॉक्टर अंबेडकर उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए। आपको पता है ना, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, इन्हें मानव मुक्ति के पुरोधा भी कहा जाता है। इन्हें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब के नाम से भी पुकारा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद है भारतीय इतिहास में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, ये उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए नहीं, आगे की पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशन के लिए कहाँ गए आपको बताना है। तो ये कहाँ गए थे, न्यूयॉर्क गए थे। न्यूयॉर्क कहाँ पे है बाबू, तो न्यूयॉर्क है अमेरिका में, इसे आपको याद रखना है। ये अमेरिका गए थे, आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। और किसके प्रोत्साहन पे ये अमेरिका गए थे पढ़ने, ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है, तो आपको याद रखना है बड़ौदा नरेश। बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पे आपको याद रखना है ये न्यूयॉर्क गए थे पढ़ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, मीर मुंशी समझकर किस कवि का वध हुआ। एक एक क्वेश्चन बाबू इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, एक एक क्वेश्चन आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। मीर मुंशी समझकर किस कवि का वध हुआ था, तो मीर मुंशी समझकर आपको याद रखना है घानानंद का वध कर दिया गया था। और कब किया गया था वध, तो आपको याद रखना है 1539 ईस्वी में। और आपको याद रखना है मीर मुंशी को वध किसने किया, तो मीर मुंशी का आपको याद रखना है वध किसने किया, तो आपको याद रखना है यहाँ पे जो नादिर शाह के सैनिक है ना, वही वध किए थे, आपको याद रखना है। तो नादिर शाह के सैनिकों ने घानानंद को वध कर दिए, क्या समझकर, तो मीर मुंशी समझकर। जो घानानंद थे ये किसके मीर मुंशी थे, ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि घानानंद किस बादशाह के मीर मुंशी थे, तो आपको याद रखना है मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला की मूर मुंशी थे, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि प्रेम का पीर कवि किसे कहा जाता है। बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि प्रेम का पीर कवि किसे कहते हैं, तो प्रेम का पीर कवि किसे कहते हैं, आपको याद रखना है घानानंद जो है ना, ये प्रेम का पीर कवि है, आपको याद रखना है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ललित निबंध, अब इसमें से आपको बताना ललित यानी बच्चों का निबंध कौन सा है, तो किस निबंध में बच्चा का जिक्र है, तो आपको याद रखना है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते पाठ में ये जो प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये किसने पूछा था लेखक से, तो छोटी बच्ची ने पूछा था। और ये निबंध है, निबंध में भी क्या है, ललित निबंध है, छोटे छोटे बच्चों का निबंध है, आपको याद रखना है। तो यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। क्वेश्चन आता है कि नाखून किसका प्रतीक है, तो जो नाखून है ये पार्श्विक वृत्ति यानी पशुता की निशानी है, इसे
आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, दही वाली मंगमा पाठ के लेखक कौन है? तो दही वाली मंगमा पाठ के लेखक कौन है बाबू? श्रीनिवास है, आपको याद रखना है। और श्रीनिवास बाबू कैसे कहानी लिखते थे? तो आपको याद नहीं, ये कन्नड़ भाषा में कहानी लिखते थे। और दही वाली मंगमा कहानी किस भाषा से लिया गया कहानी है? तो आपको याद नहीं, कन्नड़ भाषा से। दही वाली मंगमा कहानी की मुख्य पात्र कौन है? ये सब बोर्ड एग्जाम में बाबू क्वेश्चन आता है। तो दही वाली मंगमा कहानी के लेखक कौन है? तो आपको श्रीनिवास तो है। दही वाली मंगमा कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो आपको याद रखना है, मंगमा है इनका नाम, आपको याद रखना है। गुरु नानक पंजाबी के अलावा किस भाषा में कविताएं लिखते थे? तो जो गुरु नानक थे ना, ये गुरु नानक कौन है बाबू? सिखों के पहले गुरु हैं और सिख धर्म के संस्थापक भी हैं। और ये पंजाबी के अलावा और कौन सी भाषा में कविता लिखते थे? तो पंजाबी के अलावा ये हिंदी में भी लिखते थे। एक एक क्वेश्चन बाबू इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर नहीं आएगा। दो क्लास कराएंगे इसका, ये पहला क्लास है और फिर एगो दूसरा क्लास, और एकदम आप लोग उसे पढ़ जाइएगा, रट जाइएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, ये हमारा 100% गारंटी है। और जो गुरु नानक जी है ना, ये सिखों के पहले गुरु हैं, और मतलब गुरु हैं और सिख धर्म के संस्थापक भी हैं, आपको याद रखना है। खोखा का दूसरा नाम क्या है? यहां पे आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई खोखा का दूसरा नाम क्या है? तो खोखा का दूसरा नाम कासू है। और जो खोखा यानी जो कासू है, ये किसका लड़का है? तो ये सेन साहब का लड़का है, इसे आपको याद रखना है। मदन किसका लड़का है? तो मदन जो है आपको याद रखना है, ये गिरधर लाल का लड़का है, इसे आपको याद रखना है। लक्ष्मी किस कहानी की केंद्रीय पाठ है? जो लक्ष्मी है वो किस कहानी में है बाबू, आपको बताना है। तो लक्ष्मी जो है आपको याद रखना है, ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में है। और ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि लक्ष्मी के पति का नाम क्या है? तो लक्ष्मण है। लक्ष्मण कहां पे नौकरी करते हैं? कलकत्ता में नौकरी करते हैं। लक्ष्मी के पास कितना जमीन था? तो 1 बीघा जमीन था। लक्ष्मी का जो घर था वो किस बांध के नीचे था? तो देवी नदी के बांध के नीचे था। ये भी क्वेश्चन आता है कि तूफान में किसका घर टूट गया? तो लक्ष्मी का घर टूट गया। लक्ष्मी कहां पे नौकरी करती है? तो जो लक्ष्मी है वो तहसीलदार के यहां नौकरी करती है। तो ये सब आपको याद रखना, और हम बताते इसीलिए हैं ताकि आपका रिवीजन होता ही रहे। अगर रिवीजन देखिए, अब अंतिम समय है ना, लास्ट समय है, तो लास्ट समय में आपको रिवीजन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आप लोग सुन सुन के भी आप लोगों का बहुत ज्यादा रिवीजन हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से। और ढहते विश्वास में बाबू किसका जिक्र है? ढहते विश्वास में क्या बताया गया है? तो आपको याद है, बाढ़ की समस्या को दिखाया गया है ढहते विश्वास कहानी में। अगला क्वेश्चन देखिए, मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? तो मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? तो आपको याद है, जनता। जो जनता है ना, ये मिट्टी की अबोध मूर्ति है। इसे कितना भी तकलीफ दे दीजिए, उफ तक नहीं बोलता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, मरते दम तक ना सहनाई छूटेगी ना काशी, किसका कथन है? तो मरते दम तक ना सहनाई छूटेगा और न काशी, कौन बोले थे? तो आपको याद रखना है, ये बिस्मिल्लाह खां बोले थे, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन आपको याद रखना होगा कि मरते दम तक ना सहनाई छूटेगी ना काशी, किसने बोला था? बिस्मिल्लाह खां। और बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे बाबू? तो आपको याद ना, बिस्मिल्लाह खां सहनाई बजाते थे। और बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहां पे हुआ था? तो बिहार के डुमरांव में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आता है। यह भी क्वेश्चन आता है कि बिस्मिल्लाह खां के मतलब बिस्मिल्लाह खां जो है उनका सहनाई से किस मुस्लिम पर्व का नाता है या जुड़ा हुआ है? तो मुहर्रम, ये सब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको यहां पे याद रखना है। क्वेश्चन है यहां पे कि भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो आपको याद रखना है, बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत जो पत्रिका है, इसके संपादक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर है, इनका नाम आपको याद रखना है। और भीमराव अंबेडकर का बाबू जन्म किस परिवार में हुआ था? तो एक दलित परिवार में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। अशोक वाजपेयी नदी और कविता में क्या समानता पाते हैं? एक एक क्वेश्चन बाबू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो अशोक वाजपेयी कौन है? तो अभिनव जो पाठ है ना, उसके लेखक हैं, वो बोलते हैं कि नदी और कविता में क्या समानता है? तो जो नदी है ना, वो हमेशा जल से भरी होती है, और जो कविता होता है वो हमेशा अक्षर से भरा होता है। यानी नदी और कविता दोनों हमेशा भरा रहता है, इसे आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट है, ए वाला जो ऑप्शन होगा राइट होगा। एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ध्यान से आप लोग पढ़िए। अगला क्वेश्चन है, बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था? तो बिज्जू कौन था बाबू? तो ये सीता का लड़का है, इसे आपको याद रखना है। और बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था? तो बिज्जू की जो पत्नी थी ना, उसका नाम था पुष्पा। जैसे बिज्जू जो है आधा जो है, इसलिए पुष्पा में आधा स है, आपको याद रखना है। तो ऐसे ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं।
राधा किसकी पत्नी है ये भी आपको याद ना है। तो जो राधा है ये कैलाश की पत्नी है, आपको याद ना। और जो भावरी है ना ये नारायण की पत्नी है। तो ये सब आपको याद रखना होगा, बोर्ड एग्जाम में आता है, ये आप लोग बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे। बहुत ही आज का क्लास एकदम इंपॉर्टेंट है। क्लास को अगर आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं और इसमें का दिया गया प्रश्न सभी याद रखते हैं तो परीक्षा में आपको दिक्कत नहीं होगा, ये हमारा गारंटी है। तो बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे, तो आपको याद रखना अपनी अम्मा को। अपनी अम्मा को क्यों सबसे बड़ा जज मानते थे, क्योंकि जब ये प्रयास रियाज करते थे, यानी जब ये मतलब डांस करते थे ना, तो देखती थी और जहां पे गलती होता था तहां पे बताती थी कि यहां पे गलत है। तो इसीलिए सबसे बड़ा जज किसे मानते हैं, तो अपनी अम्मा को मानते हैं। इसे आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। क्वेश्चन ये भी आता है कि बिरजू महाराज अपना मतलब बिरजू महाराज गुरुआइन किसको मानते थे। तो गुरुआइन किसको मानते थे, अपनी अम्मा को मानते थे। और गुरु किसको मानते थे, तो अपने बाबूजी को मानते थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, नाखून किसका प्रतीक है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो नाखून जो है बाबू किसका प्रतीक है, ये पाशविक वृत्ति का प्रतीक है, आपको याद रखना है। ये पशुता की निशानी है। और कहां के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते हैं, तो गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते हैं। और जो दक्षिणात्य होते हैं ये छोटे छोटे नाखून पसंद करते हैं, इसे आपको याद रखना है। मंगमा कहां की रहने वाली है, बोर्ड एग्जाम में आते कि भाई जो मंगमा है ये कहां की रहने वाली है, तो आपको याद रखना है मंगमा जो है औलूर के पास किसी गांव की। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस आपको याद रख लेना है कि मंगमा कहां की रहने वाली है। तो जो मंगमा है ये औलूर के पास किसी गांव की रहने वाली है। और मंगमा कौन सा कार्य करती है, तो जो मंगमा है वो दही बेचने का काम करती है। लक्ष्मी के पति का नाम क्या है, यहां पे आपको बताना है कि जो लक्ष्मी है उनके पति का नाम क्या है। तो लक्ष्मी जी के पति का नाम क्या है, तो लक्ष्मण है, आपको याद रखना है। और लक्ष्मण कहां पे नौकरी करते हैं, तो ये कोलकाता में नौकरी करते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहां गए। इसमें बच्चे बहुत ही ज्यादा गलती करते हैं कि जो गांधी जी हैं वो वकालत की पढ़ाई के लिए कहां गए। तो गांधी जी बाबू वकालत की पढ़ाई के लिए कहां गए थे, तो आपको याद रखना है लंदन। ठीक है, ये बच्चे इसमें गलती करते हैं, आपको गलती नहीं करना है। गांधी जी जो हैं वकालत की पढ़ाई के लिए लंदन गए थे, लेकिन केस लड़ने के लिए कहां गए थे, तो केस लड़ने के लिए आपको याद रखना है दक्षिण अफ्रीका में गए थे। तो ये आप लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं कि जो गांधी जी हैं वो पढ़ाई के लिए लंदन गए थे और केस लड़ने के लिए कहां गए थे, दक्षिण अफ्रीका में गए थे, आपको याद रखना है। और ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए, तो आपको याद रखना है जो गांधी जी है ना वो दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत आए, इसे आपको याद रखना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कवि घनानंद का वध किसके सैनिकों ने किया। यानी जो कवि घनानंद है जिन्हें प्रेम का पीर कवि कहा जाता है, इनका वध किसने किया था, तो नादिर शाह के सैनिकों ने किया था, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए कि अविन्यो किस नदी पर स्थित है या किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो जो अविन्यो है ना बाबू, आपको याद ना एक शहर है और ये जो अविन्यो शहर है ये रोन नदी के किनारे बसा हुआ है, इसे आपको याद रखना है। अविन्यो और रोन नदी कहां पे है, तो ये फ्रांस में है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषा है, तो तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ कहां की भाषा है, तो आपको याद नहीं, ये दक्षिण भारत की भाषा है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को काफी अच्छी तरीके से याद रखना है कि तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषा कहां की भाषा है, तो दक्षिण भारत साउथ इंडियन भाषा, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि यंग इंडिया क्या है, आपको बताना है। तो यंग इंडिया बाबू इसमें क्या है, तो यंग इंडिया पत्रिका है, आपको याद रखना है। और यह भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो यंग इंडिया पत्रिका का संपादन गांधी जी किए थे। और आपको यह भी याद रखना है, यंग इंडिया भी और हरिजन भी, दो पत्रिका का नाम आपको याद रखना है। यंग इंडिया और हरिजन पत्रिका का संपादन गांधी जी किए थे। लेकिन यहां पे पूछ रहा है कि यंग इंडिया क्या है, तो यंग इंडिया क्या है बाबू, पत्रिका है, इसे आपको याद रखना है। सीता का कौन सा लड़का हमेशा चुप रहता था, तो सीता का बाबू वो कौन सा लड़का था जो हमेशा चुप रहता था, तो आपको याद रखना है बिज्जू, जो सबसे छोटा लड़का था बिज्जू वो हमेशा चुप रहता था, इसे आपको याद ना। और सबसे ज्यादा कौन बोलता था, तो जो सबसे बड़ा लड़का था सीता का, यह भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि सीता का सबसे बड़ा लड़का कौन है, तो सीता का सबसे बड़ा लड़का कैलाश है और ये सबसे ज्यादा बोलता था। और बिज्जू जो है वो कम बोलता था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे, तो जो सेन साहब थे ना वो खोखा को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे, इसे आपको याद रखना है। बी वाला जो ऑप्शन होगा एकदम 100% राइट होगा। मेरा धर्म कोई कह
कैद खाने का नहीं है, किसने कहा? तो किसने कहा कि मेरा जो धर्म है वो कैद खाने की धर्म नहीं है? किसने कहा था? तो आपको याद रखना है भी यहां पे मेरा जो धर्म है वो कैद खाने का धर्म नहीं है, ये महात्मा गांधी जी ने कहा था, आपको याद रखना है। और महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ? ग्राम का मतलब होता है गांव, तो गुरु नानक जी का जन्म लाहौर के किस गांव में हुआ था? तो आपको याद रखना है तलवंडी गांव में हुआ था। इंपॉर्टेंट है। लाहौर कहां पे है बाबू? तो ये पाकिस्तान में है, आपको याद रखना है। और जिस स्थान पे गुरु नानक जी का जन्म हुआ है उस स्थान को ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, काशी में मरण भी डैश माना गया है, यानी मरण का मतलब होता है मरना, तो काशी में मरना भी क्या माना गया है आपको बताना है। तो काशी बाबू क्या है? जगह का नाम है। और काशी कहां पे है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। तो काशी में मरना भी क्या माना गया है? तो काशी में मरना भी आपको याद रखना है मंगल माना गया, आपको याद रखना है। डी वाला जो ऑप्शन होगा यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये किसने कहा था कि काशी में मरना भी मंगल है? तो आपको याद रखना है बिस्मिल्लाह खान, ठीक है ना, जो शहनाई बजाते थे ना बिस्मिल्लाह खान, वो बोलते थे कि मरते दम तक ना शहनाई छूटेगी ना काशी, क्योंकि वो काशी में रहते थे और बोलते थे काशी में मरना भी मंगल माना जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक अपने प्राण क्या कहते हुए त्याग दिए? एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहां पे आपको बताना है कि जो गुरु नानक है वो क्या कहते हुए अपना प्राण त्याग दिए थे? तो आपको याद रखना है वाहे गुरु, वाहे गुरु कहते हुए वो अपना प्राण त्याग दिए थे, आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि घानानंद मोहम्मद शाह रंगीला के क्या थे? तो आपको याद रखना है जो घानानंद है ना, इन्हें प्रेम का पीर कभी कहा जाता है। और जो घानानंद थे ना, ये मोहम्मद शाह रंगीला के क्या थे? तो मोहम्मद शाह रंगीला के पीर मुंशी थे, आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो घानानंद है वो मोहम्मद शाह के क्या है? तो पीर मुर्शिद है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? यानी जो लक्ष्मी का घर था वो किस नदी के बांध के नीचे था? तो आपको याद रखना है देवी नदी के बांध के नीचे आपको याद रखना है लक्ष्मी का घर था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था? तो दाल का हलवा बाबू किसने बनवाया था? तो आपको याद रखना है कैलाश की पत्नी राधा ने। कैलाश की पत्नी जो राधा थी ना, वो दाल का हलवा बनाई थी, इसे आपको याद रखना। और सीता देख रही थी हलवा, तो उसको लग रहा था कि दाल के साथ जैसे दाल भुना जाता है ना हलवा बनाने के लिए, वैसे ही वो भुनी जा रही है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, परमार शासक भोज कहां के रहने वाले थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो परमार शासक भोज हैं ये कहां के रहने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो परमार शासक भोज बाबू कहां के रहने वाले हैं? तो ये धारा नगरी के रहने वाले हैं, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन यहां पे 100% राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मंगू को लोग कहां भर्ती करने की सलाह देते थे? यानी मंगू आपको याद रखना है कि मंगू कैसी थी? तो मंगू जन्म से ही पागल थी। और मंगू को लोग कहां पे भर्ती कराने के लिए सलाह देते थे? हॉस्पिटल में, यानी अस्पताल में भर्ती कराने के लिए लोग सलाह देते थे। लेकिन जो मंगू की मां थी वो अस्पताल को क्या बोलती थी? जब भी लोग उसे बोलता था कि मंगू को हॉस्पिटल में भर्ती कराओ सही हो जाएगी, तो मंगू की मां अस्पताल को क्या उपमा देती है? गौशाला। वो बोलती है कि हॉस्पिटल नहीं, वो गौशाला है, वहां पे कोई देख रेख करने वाला नहीं है। तो ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि मंगू की मां हॉस्पिटल को क्या समझती थी? तो गौशाला समझती थी, इसे आपको याद रखना है। दधीची के हड्डी से क्या बना था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पे आपको बताना है कि दधीची के हड्डी से क्या बना था। तो दधीची के हड्डी से बाबू क्या बना था? तो आपको याद रखना है इंद्र का वज्र। इंद्र का जो वज्र है ना, किससे बना था? तो इंद्र का वज्र आपको याद रखना है दधीची के हड्डी से बना था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, दिल्ली में हिंदू मुसलमान दंगे होने के डर सताने लगा तो महाराज और उनकी अम्मा कहां आ गए? तो आपको बताना है जब दिल्ली में हिंदू मुसलमान के दंगे होने लगे तो बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहां आ गए? तो वापस लखनऊ आ गए, इसे आपको याद रखना है। वापस कहां आ गए? तो वापस लखनऊ आ गए, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि बाबा साहेब के अनुसार आदर्श समाज किसे कहा जाता है? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुसार बाबू आदर्श समाज किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है जो समानता पे आधारित हो, जो बंधुत्व यानी जो भाईचारा हो जिसमें, और जिसमें स्वतंत्रता हो, यानी जो समानता पर आधारित हो, जिसमें भाईचारा हो, जिसमें सभी लोगों को स्वतंत्रता मिले, यही क्या है बाबू? आपको याद रखना है भीमराव अंबेडकर के द्वारा अनुसार ये आदर्श समाज है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, बोर्ड एग्जाम में आता है, इसे आपको याद रखना। क्वेश्चन ऐसे आता है कि समानता, बंधुत्व और स्वतंत्र, यहां पे स्वतंत्रता पर आधारित होगा, ये किसने
कहा था? तो भीमराव अंबेडकर ने। ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पंडित बिरजू महाराज 10 साल के थे तभी उनके पिता का देहवासन हो गया, नहीं मृत्यु हो गया। पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे तो उनके पिताजी का मृत्यु हो गया? तो आपको याद है 9.5 साल के थे तो इनके पिताजी का मृत्यु हो गया। यह भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि पंडित बिरजू महाराज के जो पिताजी थे इनकी मृत्यु किस कारण से हुआ? तो आपको याद रखना है, लूह लगने के कारण से हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ और सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो ढहते विश्वास कहानी में आपको याद रखना है बाढ़ की समस्या है, और बाढ़ की समस्या किस राज्य की दिखाई गई है? तो आपको याद रखना है उड़ीसा। जो उड़ीसा है ना, यहां पे बाढ़ बहुत ज्यादा आता है, इसे आपको याद रखना है। हमेशा बाढ़ से बाबू परेशान रहता है, इसे आपको याद रखना है। तो ढहते विश्वास कहानी को में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो आपको याद रखना है उड़ीसा को दिखाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, लेखक अभिनव साथ क्या लेकर गए थे? आपको पता है ना, लेखक जो अशोक वाजपेयी हैं वो अभिनव क्या लेकर गए थे? तो अभिनव लेके गए थे हिंदी टाइपराइटर ले गए थे, 3-4 पुस्तक ले गए थे, और कुछ संगीत के टेप्स ले गए थे सुनने के लिए, आपको याद रखना है। यानी उपयुक्त सभी ले गए थे। अब ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि जो लेखक हैं वो अभिनव कितने दिनों तक रहे, बोर्ड एग्जाम में आता है। तो लेखक अभिनव में कितने दिनों तक रहे? 19 दिनों तक रहे, जिसमें 35 कविता लिखे हैं, आपको याद रखना है, और 27 गो गद्य लिखे हैं। तो ये सब आपको याद रखना है, 27 गो गद्य लिखे हैं, 35 गो कविता लिखे हैं, और लेखक अभिनव में कितने दिनों तक रहे? 19 दिनों तक। अब यह भी क्वेश्चन आता है कि लेखक भाई अभिनव क्यों गए थे? तो लेखक अभिनव गए थे रंग समारोह में भाग लेने के लिए। और जो ये रंग समारोह होता था कब होता था, यह भी क्वेश्चन आता है। तो रंग समारोह कब होता था? तो गर्मियों के दिनों में होता था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मदन को अपने हाथों में किसने उठा लिया? तो भाई मदन को अपने हाथ में कौन उठा लिया था, आपको बताना है। तो मदन को अपने हाथ में बाबू कौन उठा लिया? तो आपको याद रखना है गिरधर लाल। गिरधर लाल कौन है बाबू? तो आपको याद रखना है मदन के पिता हैं। और गिरधर लाल किसके फैक्ट्री में काम करते थे? तो सेन साहब की फैक्ट्री में काम करते थे, किरानी का काम करते थे, आपको याद रखना है। और जो गिरधर लाल है वो अपने बेटे मदन को क्या करते हैं? हाथ में उठा लेते हैं। कब हाथ में उठाते हैं? तो जब मदन क्या करता है, कासू का 2 दांत तोड़ा होता है, उसी लिए क्या करते हैं कि जो गिरधर लाल है उस दिन इसको हाथ में उठा लेते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, दंड कमंडल शिखासु धोती तीरथ गौनु अति भ्रमण करो, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से उदत है? तो ये बाबू किसमें? दंड कमंडल शिखासुत, इसका विरोध किसमें किया गया है? तो आपको याद रखना है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। और राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद के लेखक कौन है? गुरु नानक जी हैं, जो सिखों के पहले गुरु हैं, आपको याद रखना है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस सिख गुरु ने किया? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो सिख गुरु जो गुरु नानक जी है ना, जो सिखों के पहले गुरु हैं, वो अपने उपदेश को ऐसे ही लिख लिख के चले गए कहीं कहीं पे। तो आपको याद रखना है, जो सिखों के 5वें गुरु हैं, आपको याद नहीं, ये भी क्वेश्चन आता है कि अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु हैं? तो अर्जुन देव आपको याद नहीं, जो सिखों के 5वें गुरु हैं, ये क्या करते हैं? गुरु नानक जी की जो रचना है उसको मिला के एक किताब बनाते हैं, जो सिख धर्म का एक पवित्र किताब बनता है, जिसे बोला जाता है गुरु ग्रंथ साहब। ये गुरु ग्रंथ साहब बनाते हैं, आपको याद ना। और गुरु ग्रंथ साहब जी में क्या है? तो आपको याद रखना है गुरु नानक जी के मतलब कहे गए शब्द हैं, आपको याद रखना है। तो गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस सिख गुरु ने किया? तो आपको याद रखना है गुरु अर्जुन देव। बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि गुरु अर्जुन जो देव हैं वो सिखों के कौन से गुरु हैं? तो ये सिखों के आपको याद रखना है 5वें गुरु हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, झोले में कितनी मछलियां थी? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई झोला में कितनी मछलियां थी। तो झोले में बाबू कितनी मछलियां थी? तो आपको याद रखना है कि झोले में टोटल कितनी मछलियां थी? 3 मछलियां थी। या क्वेश्चन आएगा कि लेखक के पिताजी ने कितनी मछलियां खरीदे? तो लेखक के पिताजी ने कितना मछली खरीदा? आपको याद रखना है 3। या झोले में कितनी मछलियां थी? 3 मछलियां थी, आपको याद रखना है, जिसमें से 2 मछली जिंदा थी और 1 मछली मर गई थी। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुजान रस खान किसकी रचना है? यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुजान रस खान किसकी रचना है? तो सुजान और यहां पे है बाबू रसखान, तो लास्ट में रसखान है ना, तो ये लिखे हैं रसखान, आपको याद नहीं, ये रसखान की रचना है। अगर आता सुजान सागर, अगर यहां पे खाली सागर रहता ना, तो ये लिखे हैं बाबू, आपको याद नहीं, घानानंद। तो ये सब आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिखों के 5वें गुरु कौन थे? देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आता है, सिखों के 5वें गुरु कौन है? तो सिखों के बाबू 5वें गुरु कौन है? तो आपको याद रखना है गुरु अर्जुन देव। और यही जो गुरु अर्जुन देव है ना, ये सिख धर्म के जो पहले गुरु थे गुरु नानक जी, उनका
उनका जो उपदेश थे उनको ये संग्रहित किए थे, आपको याद रखना है। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। गुरु अर्जुन जो देव हैं ये सिखों के 5वें गुरु हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, गुणाकर मूले का जन्म कहां पर हुआ था? तो गुणाकर मूले कौन है बाबू? तो नागरी लिपि के लेखक हैं। और नागरी लिपि क्या है बाबू? तो एक निबंध है, और इस निबंध के लेखक जो गुणाकर मूले हैं इनका जन्म कहां पे हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है पपाती कहानी की पात्र। अब आपको बताना है कि जो पपाती है वो किस कहानी में है। तो पपाती बाबू किस कहानी में है? तो आपको याद रखना है नगर कहानी में। पपाती किस में है? नगर कहानी में है। बोर्ड एग्जाम में यह भी आता है कि नगर कहानी के लेखक कौन है? तो नगर कहानी के लेखक है, आपको याद रखना है सुजाता। फिर पूछता है कि सुजाता का वास्तविक नाम क्या है या पूरा नाम क्या है? तो सुजाता का पूरा नाम है एस रंगराजन, यानी एस से मतलब हुआ सुजाता रंगराजन, तो शॉर्ट में देता है एस रंगराजन, इसे आपको याद रखना है। रसीम वाजपेयी किस पत्रिका का संपादिका है? आपको बताना है कि जो रसीम वाजपेयी हैं उन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो नटरंग आपको याद रखना है। जो नटरंग पत्रिका है ना, इसके संपादक कौन है? तो रसीम वाजपेयी, आपको याद रखना है। मंगमा की बहू का नाम क्या था? अभी यहां पे आपको बताना है भाई, जो मंगमा थी इसके बहू का नाम क्या था? तो मंगमा की बहू का नाम था नजम्मा। क्या नाम था बाबू? नजम्मा, आपको याद रखना है। और मंगमा और नजम्मा में बाबू तेज कौन थी? तो आपको याद रखना है नजम्मा थी, इसे आपको याद रखना। और दोनों में लड़ाई होते रहता था, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है किस देश के लोग बड़े बड़े नख यानी नाखून पसंद करते हैं? तो किस देश के लोग बाबू बड़का बड़का नाखून पसंद करते हैं? तो आपको याद रखना है गौड़ देश के लोग। जो गौड़ देश के लोग है ना, ये बड़े बड़े नाखून पसंद करते हैं, इसे आपको याद रखना है। और जो दक्षिणात्य थे वो छोटे छोटे नाखून पसंद करते थे। और लोग नाखून को संवारने के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो अलता और आपको याद रखना मोम का, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, दिनकर को साहित्य अकादमी किस कृति पर मिला? तो दिनकर को दोनों मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था और साहित्य अकादमी भी मिला था। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उर्वशी पे, उर्वशी पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पे मिला था? तो स्व से साहित्य अकादमी पुरस्कार और स्व से संस्कृत के 4 अध्याय। तो संस्कृत के 4 अध्याय पे आपको याद रखना है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, और उर्वशी पे आपको याद रखना है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और जो दिनकर है ना, इन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आएगा राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, तो दिनकर को, या दिनकर को कौन सा कवि कहा जाता है? तो राष्ट्र कवि। इनका जन्म कहां पे हुआ था? तो बिहार के ये थे, बिहार के बेगूसराय जिले में इनका जन्म हुआ था। और इनके गांव का नाम क्या था? तो सिमरिया गांव का नाम था, आपको याद रखना है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा है? तो हिंद स्वराज पुस्तक लिखे हैं गांधी जी, आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। फिर क्वेश्चन आता है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसने लिखा है? तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसने लिखा है? गांधी जी लिखे हैं, आपको याद रखना है। और हिंद स्वराज पुस्तक के भी लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक भी गांधी जी हैं, आपको याद रखना है। स्वस्थ लाभ के लिए पुत्रियों को क्या सिखाया गया है? यानी जो सेन साहब की, पहले तो क्वेश्चन यही आता है कि सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? सेन साहब की पुत्रियां 5 थी। और सेन साहब की पुत्रियां कैसी थी? तो सुशील थी, समझदार थी, आपको याद रखना है। और उनको स्वस्थ लाभ के लिए क्या सिखाया गया है? यानी अच्छा उन लोगों का स्वास्थ्य रहे, इसके लिए क्या सिखाया गया है? तो उन लोगों को खेलना सिखाया गया है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, रसखान दिल्ली से कहां चले गए? इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जो रसखान है वो दिल्ली से कहां चले गए? तो रसखान दिल्ली से ब्रजभूमि चले गए। और आपको याद रखना है जो रसखान है वो जब वो ब्रजभूमि जाते हैं तो वहां एक साधु से, आपको याद रखना है, ये दीक्षा लेते हैं। और उनका नाम क्या है जिन्हें से ये लेते हैं दीक्षा? तो आपको याद रखना है जो यहां पे किससे लेते हैं? तो गोस्वामी विठलनाथ से ये क्या करते हैं? आपको याद रखना है, दीक्षा लेते हैं। और ये कहां पे लिखा गया है? तो 252 वैष्णवों की वार्ता। अगला क्वेश्चन आएगा कि रसखान किनके परम भक्त थे? तो रसखान बाबू किनके भक्त थे? तो आपको याद रखना है भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, आपको याद रखना है। और रसखान की उत्पत्ति किस वंश में हुआ? यह भी बोर्ड एग्जाम में आता है। तो रसखान का उत्पत्ति किस वंश में हुआ था? तो पठान और राजवंश, ये सब आपको याद रखना होगा। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला? तो बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था? तो आपको याद रखना है 27 साल की उम्र में, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। 27 साल की उम्र में इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था। अगला क्वेश्चन है कि कौन ठंड से कांप रहा था? यह क्वेश्चन आता है कि संतु क्या मतलब क्यों कांप रहा था? तो संतु ठंड से कांप रहा था, आपको याद रखना सबसे पहले। अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन है जो ठंड से कांप रहा था? तो ठंड से कौन कांप रहा था बाबू? संतु कांप रहा था।
अगला क्वेश्चन पूछेगा कि संतु पानी से भीगने के लिए कहां छिप गया, तो संतु पानी से भीगने के लिए मकान के नीचे छिप गया। ये सब बाबू आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है पपाती किस रोग से ग्रसित थी, यानी पपाती को कौन सा रोग हो गया था, तो पपाती को मेनिंजाइटिस रोग हो गया था। और इस मेनिंजाइटिस रोग में क्या होता है, बहुत तेज बुखार लगता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछता है पपाती का उम्र कितना था, तो जो पपाती थी बाबू इसे ये 12 वर्ष की थी, आपको याद रखना है। और पपाती की मां का नाम क्या था, वल्ली अमाल था, इसे आपको याद रखना। फिर क्वेश्चन आता है कि वल्ली अमाल किस गांव से आई थी, तो वल्ली अमाल बाबू किस गांव से आई थी, मुनाडिस पट्टी गांव से आई थी, इसे आपको याद रखना है। हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन की खेती कौन करवाई थी, तो हल किराया पर लेकर बाबू बीघे भर जमीन पे खेती कौन करवाई थी, तो आपको याद रखना है लक्ष्मी, क्योंकि लक्ष्मी के पास आपको याद रखना है 1 बीघा जमीन था और वो क्या की थी बाबू, हल किराए पर लेके 1 बीघे भर खेत में मतलब खेती करवाई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, रसखान के चित्तचोर कौन है, चित्तचोर यानी मन को चुराने वाले, अथवा ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है रसखान ने चोर किसे कहा है, तो रसखान बाबू चोर किसे कहे हैं, या रसखान के चित्तचोर कौन है यानी मन को चुराने वाले कौन है, तो आपको याद रखना है भगवान श्री कृष्ण। ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि प्रेम ऐनी किसे कहा गया है, तो प्रेम ऐनी किसे बोला गया है, तो राधा जी को प्रेम ऐनी बोला गया है, आपको याद रखना है। और कृष्ण भगवान को आपको याद रखना है चित्तचोर यानी मन को चुराने वाला बोला गया है, इसे आपको याद रखना है। अगला और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्य के पास क्या था, तो जो आर्य लोग थे इनके पास क्या था, तो आपको याद रखना है लोहे के अस्त्र थे, घोड़े थे और मिट्टी का घर था। ये आर्य लोगों के पास ये सब चीज था। लोहे के अस्त्र थे, अस्त्र का मतलब होता हथियार, लोहे का हथियार भी था, उनके पास घोड़े भी थे और मिट्टी के घर भी था, यानी इनमें से सभी था, आपको याद रखना है। डी वाला जो ऑप्शन होगा इंपॉर्टेंट हो मतलब सही हो जाएगा, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है रसखान का रचना काल था, यानी जो रसखान लिखते थे ये किस बादशाह के समय में ये लिखते थे, तो आपको याद रखना है जो रसखान थे ये जहांगीर के समय में सारी अपनी किताबें लिखे हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्थिक पहलू से भी हानिकारक क्या है, तो आर्थिक पहलू से भी हानिकारक क्या है, तो आपको याद रखना है जाति प्रथा। और बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है, तो बेरोजगारी का भी प्रमुख कारण जाति प्रथा है। आर्थिक पहलू से भी हानिकारक क्या है, जाति प्रथा है, इसे आपको याद रखना है। किसे प्रेम का पीर कवि कहा जाता है, देखिए एक एक क्वेश्चन बाबू इंपॉर्टेंट है। प्रेम का पीर किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है घानानंद। जो घानानंद है ना, इनका जन्म कहां पे हुआ था, तो आपको याद रखना मिर्जापुर में, और इन्हें आपको याद रखना प्रेम का पीर कवि कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है रसखान किस छंद में सिद्ध थे, तो रसखान बाबू किस छंद में सिद्ध थे, तो आपको याद रखना है सवैया में, ठीक है ना। रसखान किस में थे सिद्ध, सवैया में। और वही जो प्रेम का पीर घानानंद थे ये धनछारी में सिद्ध थे, आपको याद रखना है। क्वेश्चन यहां पे देखिए रसखान जो है ये किस छंद में सिद्ध थे, तो आपको याद रखना है जो रसखान थे ये सवैया में सिद्ध थे। सिद्ध का मतलब क्या होता है बाबू, ज्ञानी, यानी इनमें पूरा ज्ञान था, आपको याद रखना है, यानी इसके ज्ञानी थे सवैया के, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए सिद्धम क्या है, आपसे यहां पे पूछा जा रहा है कि सिद्धम क्या है, तो सिद्धम क्या है बाबू, एक प्रकार की लिपि है। जैसे हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, वैसे ही सिद्धम क्या है, तो सिद्धम एक प्रकार की लिपि है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा कि सिद्धम क्या है, तो सिद्धम एक प्रकार का लिपि है, आपको याद रखना है। गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है, गांधी जी का जो जन्म है आपको याद रखना है 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, इसे आपको याद रखना है। और गांधी जी का जो जन्म होता है 2 अक्टूबर, इसको हम लोग किस दिवस से के नाम से जानते हैं, या इनके जन्म दिवस को किस रूप में मनाते हैं, तो इनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि जो गांधी जी थे ये बाबू आपको याद रखना है ये अहिंसा के पुजारी थे, ये लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, इसीलिए हर साल 2 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं, गांधी जी का जो जन्म दिवस है उसको अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। गुरु नानक की रचनाएं हैं, अब यहां पे आपको बताना भाई गुरु नानक की रचना कौन सी है, तो गुरु नानक जी लिखे हैं जपू जी, सोहिला, आशा दीवार, ये सब लिखे हैं, आपको याद रखना है। जपू जी लिखे हैं, आशा दीवार लिखे हैं, रही रस लिखे हैं, सोहिला लिखे हैं, ये सब आपको याद रखना है, ये गुरु नानक जी का लिखा हुआ है, आपको याद रखना है। गुरु नानक जी कौन है, तो सिखों के पहले गुरु हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है ला सतरुज में अशोक वाजपेयी कुल कितने दिनों तक रहे, ला सतरुज या अविन्यो में जो लेखक हैं वो कितने दिनों तक रहे थे अशोक वाजपेयी, तो आपको याद रखना है टोटल ये 19 दिनों तक रहे थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा।
कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था, यानी जो कासू है वो मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था, तो लट्टू के खेल में। लेकिन मदन क्या बोलता है, तुम नहीं खेलोगे। तब तक क्या करता है जो कासू है, एक घूसा रसीद कर देता है। मदन मारता है तो इसका दूगो दांत टूट जाता है वापस कासू का, आपको याद रखना है। तो कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था, शरीक का मतलब होता है शामिल, किस खेल में शामिल होना चाहता था, लट्टू के खेल में, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, वल्ली अमाल किस गांव से आई थी। बाबू वल्ली अमाल कौन है, तो वल्ली अमाल आपको याद रखना है, पपाती की मम्मी है, इसे आपको याद रखना है। और वल्ली अमाल जो थी वो किस गांव से आई थी, तो आपको याद रखना है मुनाडिस पट्टी से आई थी। आपको याद रखना है वल्ली अमाल की गांव का नाम मुनाडिस पट्टी था। और ये कहां गई थी, तो आपको याद रखना है मदुरै शहर गई थी। मदुरै शहर क्यों गई थी, तो पपाती को दिखाने के लिए, क्योंकि गांव का जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र का डॉक्टर था ना, वो बोला मंगमा का जो पपाती है ना, उसको बहुत ही मतलब भयंकर बीमारी है, उसे ले जाके मदुरै शहर में दिखाओ, तो वो आई थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, घानानंद किस धारा के कवि हैं, तो जो घानानंद है बाबू ये किस धारा के कवि हैं, तो ये रीति मुक्त कवि हैं, आपको याद रखना है। घानानंद जो है ना ये रीति मुक्त, आपको याद रखना है, रीति मुक्त कवि हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। कवि दिनकर के लिए कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं। देखिए एक एक क्वेश्चन बाबू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कवि जो दिनकर हैं ये किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं, तो आपको याद रखना है जनता के लिए, क्योंकि जनता बहुत जुल्म सही है बाबू, आपको याद रखना अंग्रेजों से लेके राजाओं तक का जुल्म सही है। तो आपको याद रखना है जब भी क्वेश्चन आएगा कि कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं, तो आपको याद रखना है जनता के लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं। फिर बोर्ड एग्जाम में आता है किसकी हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, तो किसकी हुंकारों से यानी तेज चिल्लाने से महलों की नींव उखड़ जाती है, तो आपको याद रखना है जनता, जनता की हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, ये आपको याद रखना है। कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर के बांध बनवाया था। देखिए ये क्वेश्चन बाबू इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा बहुत ही अच्छी तरीके से कि कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर के बांध बनवाया था, तो आपको याद रखना है महाराज यताति केसरी। जो महाराज यताति केसरी है ना, वो कटक शहर है जो उड़ीसा में है, उसको बाढ़ से बचाने के लिए किसका बांध बनवाए थे, तो आपको याद रखना है पत्थर के बांध बनवाए थे। ये भी आपको याद रखना है कि वो किसका बांध बनवाए थे, बांध किसका बनवाए थे, पत्थर के बांध बनवाए थे, ये आपको याद रखना है। कौन बनवाए थे, तो मोहम्मद यताति केसरी। मोहम्मद शाह रंगीला के पीर मुर्शिद कौन है, अब आपको बताना है कि जो मोहम्मद शाह रंगीला है इनके पीर मुर्शिद कौन है, तो मोहम्मद शाह रंगीला के बाबू पीर मुर्शिद कौन है, तो आपको याद रखना है घनानंद। जो घनानंद है ना, जिन्हें प्रेम का पीर कभी कहा जाता है, ये मोहम्मद शाह रंगीला के पीर मुर्शिद थे, आपको याद रखना है। नादिर शाह के सैनिकों ने घनानंद को कब मारा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नादिर शाह के सैनिकों ने घनानंद को बाबू कब लेटा दिया, तो आपको याद रखना है यहां पे 1739 ईस्वी में इनको मार दिया, आपको याद रखना है। ठीक है, और क्या समझ के मारा, तो मीर मुंशी समझ के मारा, इसे आपको याद रखना है। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है, तो लेखक जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं ये दयनीय जीव बाबू किसे बोले हैं, तो अल्पज्ञ पिता को, अल्पज्ञ पिता को दयनीय जीव बोले हैं, इसे आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। बिरजू महाराज को गांडा किसने बांधा। देखिए एक एक क्वेश्चन बाबू बहुत ही एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बाबू आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये सब बस आपको याद रखना है और परीक्षा में गर्दा उड़ाना है, बस यही बोलेंगे। तो बिरजू महाराज को गांडा बाबू किसने बांधा था, तो बिरजू महाराज को गांडा बांधे थे उनके बाबूजी, क्योंकि उनके बाबूजी क्या थे, उनके गुरु थे, आपको याद नहीं। तो जब भी क्वेश्चन आएगा बिरजू महाराज को गांडा किसने बांधा था, तो उनके पिताजी। बिरजू महाराज कौन सा डांस करते थे, तो बिरजू महाराज कथक डांस करते थे, ठीक है ना, कथक डांस करते थे, आपको याद रखना है। मछली किस वर्ग की कहानी है, आपको बताना है। तो जो मछली है बाबू ये किस वर्ग की कहानी है, ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है, तो निम्न मध्यम वर्ग, आपको याद रखना है मध्यम वर्ग, ठीक है ना, मध्यम वर्ग होगा उसी में आपको टिक लगाना है। निम्न मध्यम वर्ग के थे, निम्न मध्यम वर्ग की कहानी है, इसे आपको याद रखना है। और मछली कहानी के लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल, नाम इनका आपको याद रखना है। देवनागरी लिपि के मुद्रण के टाइप कब बने, तो देवनागरी लिपि के मुद्रण के टाइप यानी छापने के लिए टाइप कब बने, तो आपको याद रखना है 2 सदी पहले। 2 सदी पहले क्या हुए थे, देवनागरी लिपि के टाइप बने, जिसके कारण इनके अक्षरों में स्थिरता आ गई, इसे आपको याद रखना है, बदलना
कम हो गया। तो जब भी क्वेश्चन आएगा देवनागरी लिपि के मुद्रण के लिए यानी छपाई के लिए इसके टाइप कब बने यानी इसके डाई कब बना, तो आपको याद रखना है 2 सदी पहले। अगला क्वेश्चन है प्रेम बरन किसे कहा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई प्रेम बरन किसे कहा जाता, तो कौन ऐसे भगवान है जो प्रेम के लिए प्रसिद्ध हैं, तो आपको याद रखना है राधा कृष्णा, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है ए वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही हो जाएगा कि प्रेम बरन रसखान किसे कहा है, किसे कहा है, तो आपको याद रखना है राधा और कृष्णा जी को कहा है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि अमराई का कुआं कहां पे है, तो अमराई का कुआं बाबू कहां पे पड़ता है, तो अमराई का कुआं रास्ते में पड़ता है। क्वेश्चन आएगा कि जो रंगप्पा है वो मंगम्मा का हाथ कहां पे पकड़ा था, तो रंगप्पा मंगम्मा का जो हाथ है ना अमराई के कुआं के पास पकड़ा था, इसे आपको याद रखना है। रास्ते में है अमराई का कुआं, इसे आप लोग याद रखिएगा। बिरजू महाराज का संबंध है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बिरजू महाराज है इनका संबंध किससे है, तो बिरजू महाराज बाबू क्या करते थे, तो बिरजू महाराज आपको याद रखना है बिरजू महाराज का संबंध क्या था, तो क्या वो तबला बजाते थे, नहीं। संतूर बजाते थे, नहीं। यहां पे बांसुरी बजाते थे, नहीं। वो क्या करते थे, डांस करते थे, ठीक है ना। और कौन सा डांस करते थे, तो कथक डांस करते थे, इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है, तो इनमें से कोई पे टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है पपाती क्यों बेहोश पड़ी थी, तो पपाती को कौन सा रोग था, मेनिंजाइटिस रोग है। और मेनिंजाइटिस रोग में क्या होता है, बहुत ही तेज बुखार आता है, तो ये बहुत ही तेज बुखार के कारण बाबू स्ट्रेचर पे लेटी हुई थी। अगला क्वेश्चन आता है कि पपाती कहां पे लेटी हुई थी, तो जो पपाती है बाबू वो कहां पे लेटी हुई थी, तो ये स्ट्रेचर पे लेटी हुई थी, ये भी आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक आता है जो हॉस्पिटल में का होता है, मतलब हॉस्पिटल में ना पपाती को और उसकी मां, पपाती तो बेहोश पड़ी है, उसकी मां जो वल्ली अमाल है ना, इसको इतना परेशान कर दिया जाता है हॉस्पिटल में कि ये हॉस्पिटल से डर जाती है, इसे आपको याद रखना है। तो पपाती क्यों बेहोश पड़ी थी, तो आपको याद रखना है तेज बुखार के कारण, क्योंकि इसे मेनिंजाइटिस रोग है। और पपाती किस पर लेटी हुई थी, तो स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी, इसे आपको याद रखना है। वियोग में सच्चा प्रेमी जो जिसमें वेदना उठती है, इसका चित्रण किया गया है, जो जिसमें ये थोड़ा सा उल्टा लिखा गया है। तो वियोग में सच्चा प्रेमी, तो सच्चा प्रेमी वाला कविता कौन है, कौन कवि हैं जो सच्चा प्रेम किए थे, तो आपको याद रखना है घानानंद। घानानंद जो है ना सुजान नामक नर्तकी से प्रेम किए थे और उसी के प्रेम में ये पागल हो गए थे, आपको याद रखना है, उसी का हमेशा बात करते रहते थे, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा वियोग में सच्चा प्रेमी जिसके चित्त में विभिन्न तरंगे उठती है, ये आपको याद नहीं, घानानंद के कविता की पंक्ति है, ये आपको याद रखना है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी रूपांतरण किसने किया, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का बाबू हिंदी रूपांतरण किसने किया, तो आपको याद रखना ललई सिंह यादव। जो ललई सिंह यादव है ना, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में कर दिए और इसका नाम रख दिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है बाबू, निबंध है, इसे आपको याद रखना है। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था, ललई सिंह यादव। अगला क्वेश्चन देखिए टॉलस्टॉय कौन थे, तो टॉलस्टॉय कौन थे बाबू, एक रूसी लेखक थे जिन्होंने लिखा था युद्ध और शांति। क्वेश्चन आता है कि युद्ध और शांति पाठ के लेखक कौन है, तो युद्ध और शांति पाठ के लेखक कौन है, टॉलस्टॉय है। और ये टॉलस्टॉय क्या थे बाबू, तो एक रूसी लेखक थे, आपको याद रखना है। गुरु नानक अपने प्राण त्याग दिए। अब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुरु नानक जी अपना प्राण कब त्यागे, तो गुरु नानक जी अपना प्राण कब त्यागे थे, तो आपको याद रखना है 1539 में गुरु नानक जी अपना प्राण त्याग दिए, यानी मतलब वो मतलब उनका प्राण निकल गया, आपको याद रखना है। और क्या कहते हुए अपना प्राण त्यागे थे, बोर्ड एग्जाम में आता है, तो क्या कहते हुए अपना प्राण त्यागे थे, वाहे गुरु कहते हुए अपना प्राण त्यागे थे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा कि गुरु नानक जी क्या कहते हुए प्राण अपना त्यागे थे, तो आपको याद रखना है वाहे गुरु। और कब त्यागे थे, तो 1539। अगला क्वेश्चन है बारिश होते देख किसे लग रहा था कि इस बार भी बाढ़ आएगी, यानी बारिश होते देख किसको लगा कि भाई इस साल भी बाढ़ आएगा, तो आपको याद रखना है बाढ़ वाली कहानी में बाबू मेन कौन है, लक्ष्मी है। तो आपको याद रखना है जो लक्ष्मी है वो सोचती है कि मतलब लग रहा है इतना बारिश आ रहा है, लग रहा है इस साल भी बाढ़ आएगा, और बाढ़ आता है तो क्या होता है, इस गांव का बहुत ही बुरा मंजर हो जाता है, बांध टूट जाता है, इसे आपको याद रखना है। तो बारिश होते देश किसे लगा कि इस बार भी बाढ़ आएगा, तो आपको याद रखना है लक्ष्मी को लगा बाढ़ आएगा, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कवि घानानंद के अनुसार प्रेम मार्ग कैसा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कवि घानानंद जो है ना ये प्रेम में ही पागल थे, और किसके प्रेम में पागल थे, सुजान नामक नर्तकी के। तो प्रेम मार्ग कैसा है बाबू, तो प्रेम मार्ग जो है ना ये अत्यंत सरल है, यानी अत्यंत सरल और सीधा है, इसे आपको याद रखना है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि कवि घानानंद के अनुसार प्रेम मार्ग कैसा है, तो जो प्रेम मार्ग है ना ये अत्यंत सरल व सीधा है, इसे आपको याद रखना है।
जारशाही कहां थी? अब आपको बताना है भाई जारशाही कहां थी। जारशाही का मतलब यानी रूस के राजा को जार बोला जाता था, यानी जो रूस के राजा होते थे ना उन्हें हम लोग जैसे राजा बोलते हैं, वो लोग क्या बोलते थे? जार बोलते थे, ठीक है ना। तो रूस के जारशाही कहां थी? तो सोवियत रूस में, आपको याद रखना है, ठीक है ना। रूस के जो राजा होते थे उन्हें जार बोला जाता था, इसे आपको याद रखना है। घानानंद किस भाषा के कवि हैं? इंपॉर्टेंट है, जो घानानंद है वो किस भाषा के कवि हैं? तो घानानंद आपको याद रखना है ये ब्रज भाषा के कवि हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी वाला ऑप्शन यहां पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रंगपा पूछ रहा है, रंगपा कैसा था? तो रंगपा बाबू कैसा था? तो रंगपा जुआरी किस्म का व्यक्ति था, आपको याद रखना है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मंगमा से कर्ज कौन मांग रहा था? तो मंगमा से बाबू कर्ज कौन मांग रहा था? रंगपा मांग रहा था, इसे आपको याद रखना। चलिए प्लीज चेक योर इंटरनेट, इंटरनेट एकदम सही है। और जो भी बच्चे प्लीज लाइक नहीं किए, प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिए। एकदम चल रहा है बाबू बढ़िया से क्लास, क्लास एकदम बढ़िया से चल रहा है ना। जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, और सभी बच्चे एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए। कम से कम आज 5 के बाबू कर दीजिए, हो जाएगा 5 के। आप लोग यहाँ पे शेयर कर दीजिए एक बार, जरूर हो जाएगा। अगर आप लोग चाहेंगे, आप ही लोग तो सरकार हैं जी। अगर आप लोग खुश हो गए तो हो भी जाएगा, ठीक है। यानी सब करता धरता आप ही लोग हैं, ठीक है। चलिए पढ़ाते हैं, क्योंकि आज फास्ट फास्ट पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रिवीजन भी आप लोगों को करना है, इसीलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। मंगमा से कौन कर्ज मांग रहा था? तो आपको याद नहीं, रंगपा। देखिए पढ़ाने के लिए आधा घंटा 1 घंटा में 300 क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन समझाना भी तो जरूरी है ना, पीछे वाला रिविजन भी करवाना जरूरी है, ठीक है। चलिए, सेन साहब की गाड़ी कौन छू रहा था? अब आपको बताना है जो सेन साहब थे उनका गाड़ी कौन छू रहा था। अब बच्चे ना इसमें 100% गलती कर देते हैं, आप भी देखिए आप गलती कर दिए हैं, ठीक है ना। हम बता रहे कैसे आप लोग गलती किए हैं। क्वेश्चन आता है सेन साहब की गाड़ी कौन छू रहा था? तो सेन साहब का गाड़ी कौन छू रहा था बाबू? तो आपको याद रखना है मदन छू रहा था, ठीक है ना। मदन छू रहा था। तो जो नौकर आता है ना गाड़ी को, जो सोफर होता है, जो गाड़ी बाबू मतलब क्या करता है, जो गाड़ी आपको याद नहीं चलाता है उसे सोफर बोलते हैं, ड्राइवर। वो आता है मदन को ढकेल देता है, मदन जैसे ही गिरता है उसका ठेहुना फूट जाता है, आपको याद नहीं, वो रोते हुए घर जाता है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा गाड़ी कौन छू रहा था सेन साहब का, तो सेन साहब का गाड़ी छू रहा था मदन, आपको याद रखना है। और कौन गाड़ी तूड़ फाड़ कर रहा था? तो जहां भी तूड़ फाड़ आएगा ना वहां पे आपको याद रखना कासू, क्योंकि कासू बदमाश था, वो तूड़ फाड़ ही करेगा, वो छुएगा नहीं ठीक से, ठीक है ना, वो तूड़ फाड़ करता है। तो सेन साहब की गाड़ी कौन छू रहा था? मदन छू रहा था। सेन साहब की गाड़ी बाबू कितने की थी? बोर्ड एग्जाम में आता है तो 7,500 की थी। सेन साहब की गाड़ी कैसी थी? काली रंग की थी। सेन साहब की गाड़ी का मतलब क्या बोलते हैं, मॉडल क्या था? सेन साहब की कौन सी गाड़ी का नाम क्या था? तो स्ट्रीमरलिंड, आपको याद नहीं, स्ट्रीमरलिंड थी, इसे आप लोग याद रखिएगा। ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेम घन रचित किस काव्य में है? तो ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी वर्णन बाबू किस में है? तो ग्रामीण जीवन के बारे में किस में दिखाया गया है? आपको याद रखना है जीर्ण जनपद में। जीर्ण जनपद में ग्रामीण जीवन के बारे में दिखाया गया है। और इस जीर्ण जनपद के लेखक कौन है? बोर्ड एग्जाम में साफ पूछ देता है कि जीर्ण जनपद के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है प्रेमघन है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, निम्न में से राष्ट्र कवि कौन? अब इसमें से आपको बताना है कि भाई राष्ट्र कवि किसे बोलते हैं। तो राष्ट्र कवि कौन है? तो आपको याद रखना है रामधारी सिंह दिनकर। जो रामधारी सिंह दिनकर है ना, ये आपको याद रखना है, ये राष्ट्र कवि हैं, इन्हें राष्ट्र कवि बोला जाता है। और राज्यसभा सांसद भी क्वेश्चन आएगा कि राज्यसभा सांसद कौन रहे थे? तो राज्यसभा सांसद ये रामधारी सिंह दिनकर रहे थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था जर्जर हो गई है कैसे? तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है ये किसके कारण से जर्जर हो गई है? तो आपको याद रखना है अंग्रेजी नीति के कारण। जो अंग्रेज थे ना, ये क्या करते थे? भारतीय अर्थव्यवस्था को लूटते थे, वो लूटने के लिए आए थे और इसको लूट रहे थे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो अंग्रेजों की नीति के कारण से जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी ना, वो जर्जर हो गया था, इसे आपको याद रखना है। स्वर्णबेल गोला तीर्थ स्थान कहां पे? तो स्वर्णबेल गोला कहां पे है बाबू? तो आपको याद रखना है ये कर्नाटक में। और स्वर्णबेल गोला क्या है? तो ये जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है, इसे आपको याद रखना है। जो जैन धर्म है ना, इसका तीर्थ स्थल कौन सा है? स्वर्णबेल गोला में, आपको याद रखना है। और स्वर्णबेल गोला कहां पे है? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, मछली अभी कट जाएगी ऐसे किसने पूछा? तो आपको याद रखना है संतु। संतु कौन है बाबू? तो लेखक का छोटा भाई है जो पूछता है कि मछली क्या अभी कट जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेमघन का पूरा नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि प्रेमघन का पूरा नाम क्या है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन है कि प्रेमघन का पूरा नाम क्या है? तो प्रेमघन का पूरा नाम क्या है बाबू?
बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। वल्ली अमाल से कहां के डॉक्टर ने पपाती को मदुरै शहर ले जाने को कहा। अब देखिए गांव में क्या होता है ना कि जो पपाती है, आपको याद रखना है पपाती क्या होती है, इसको तेज बुखार लगता है और बेहोश हो जाती है। तो इसकी मां जो है गांव के प्राथमिक चिकित्सालय में जाती है और वहां के डॉक्टर से दिखाते हैं। तो वहां के डॉक्टर बोलते हैं ना इसको बहुत ही गंभीर बीमारी है, इसे ले जाके मदुरै शहर में दिखाइए। तो कहां के डॉक्टर बोलते हैं कि इसे ले जाके शहर मदुरै शहर में दिखाइए, तो आपको याद रखना है गांव के, जो गांव के डॉक्टर है ना वही बोले थे। और कहां के डॉक्टर, तो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र के, आपको याद रखना है प्राथमिक चिकित्सा केंद्र के जो डॉक्टर है ना वही बोले थे ले जाके दिखाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, जाति पाति तोड़क मंडल कब हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जाति पाति तोड़क मंडल कब होना था। तो जाति पाति तोड़क मंडल आपको याद रखना 1936 में होना था। कहां पे होना था, लाहौर पाकिस्तान में। ये आपको याद रखना है, हिंदी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जाति पाति तोड़क मंडल कब होना था 1936 में, कहां पे होने वाला था, तो लाहौर में। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया। तो गांधी जी को महात्मा बोला जाता है, किसने दिया था ये उपाधि, तो आपको याद रखना है रविंद्रनाथ टैगोर। जो रविंद्रनाथ टैगोर है ना ये गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिए थे। क्वेश्चन आता है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले, आपको याद रखना है। घानानंद के प्रमुख ग्रंथ है, अब आपको बताना है जो घानानंद है जिन्हें प्रेम का पीर कवि कहा जाता है, इनके प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं, सुजान सागल, रसकेली वल्ली, आपको याद रखना है विरह लीला। ये सब रसखान जी ने लिखा है, आपको याद, सॉरी घानानंद ने लिखा है, इसे आपको याद रखना है। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। लक्ष्मी के पास कितना जमीन था। यह क्वेश्चन आता है कि मतलब पूर्वजों ने लक्ष्मी के लिए कितना जमीन छोड़ के गए। तो पूर्वज बाबू लक्ष्मी के लिए कितना जमीन छोड़ के गए थे, तो आपको याद रखना है 1 बीघा जमीन छोड़ के गए थे। या लक्ष्मी के पास कितना जमीन था, 1 बीघा। किस बादशाह ने राम सीता की आकृति वाले सिक्के चलाए। तो कौन से बादशाह हैं जो राम सीता वाले आकृति वाले बाबू चलाए थे सिक्के, तो आपको याद रखना अकबर चलाए थे। ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अविन्यो में 19 दिनों के प्रवास में लेखक ने कितने कविताएं लिखे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 19 दिन जब लेखक अविन्यो में रहे तो उन्होंने कितनी कविताएं लिखी। तो जब भी आएगा कविता कितने लिखे, तो आपको याद रखना 35 लिखे। अगर क्वेश्चन आएगा कि गद्य कितने लिखे थे, तो आपको याद रखना 27 को गद्य लिखे थे। सहजात वृत्ति किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए कि सहजात वृत्ति किसे कहते हैं। तो जो अनजान स्मृतियां होती है ना उसे सहजात वृत्ति बोलते हैं, इसे आपको याद रखना है। कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है। तो मनुष्य के संपूर्ण जीवन से बाबू कौन संबंध है, तो आपको याद रखना है साहित्य। जो साहित्य है ना ये मनुष्य के पूरे सारे जीवन से संबंधित है, इसे आपको याद रखना है। गुरु नानक कौन थे आपको बताना है। तो गुरु नानक कौन थे बाबू, तो ये सिखों के प्रथम गुरु यानी पहले गुरु थे, आपको याद रखना। और इनका जन्म लाहौर के तलवंडी गांव में हुआ था और इनके जन्म स्थान को ननकाना साहब कहा जाता है। प्रेमघन ने किस समाज की रचना की है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि जो प्रेमघन है उन्होंने किस समाज की रचना की है। तो प्रेमघन बाबू किस समाज की रचना किए थे, तो आपको याद रखना है रसिक समाज का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रेमघन किस समाज की रचना किए थे, तो जो प्रेमघन है वो रसिक समाज की रचना किए थे, आपको याद रखना है। प्रेमघन का जन्म कहां पे हुआ था ये आपको बताना है। तो प्रेमघन का जो जन्म है ना ये मिर्जापुर में हुआ था, आपको याद रखना है। ये मिर्जापुर में इनका हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड होंगे। तो जनतंत्र कविता में राजदंड क्या होगा, तो आपको याद रखना है फावड़े और हल। ठीक है ना, क्या होगा बाबू, फावड़े और हल होगा, इसे आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे, तो फावड़े और हल होंगे, इसे आपको याद रखना है। मछली किस प्रकार की कहानी है ये आपको बताना है। तो मछली बाबू कैसी कहानी है, तो ये एक सामाजिक कहानी है, समाज के बारे में दिखाया गया, इसे आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मछली कहानी है किस प्रकार की कहानी है, तो जो कहानी होता है ना ये सामाजिक ही होता है, इसे आपको याद रखना है। खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है, खोखा किसे बोला जाता है, ये खोखा खोखी कहां का भाषा है, तो ये बंगला भाषा है, इसे आपको याद रखना है खोखा खोखी। और ये खोखा का मतलब होता है बच्चा और खोखी का मतलब होता है बच्ची। जैसे हम लोग भोजपुरी में बच्चा बच्ची बोलते हैं ना, वैसे ही लोग खोखा खोखी बोलते हैं, इसे आपको याद रखना है। ये आप लोग याद रखिएगा, खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है, तो बच्चा बच्ची। पंत का जन्म कहां पे हुआ था आपको बताना है, यानी जो पंत जी हैं इनका जन्म कहां हुआ था। इनका पूरा नाम है सुमित्रानंद पंत, जिन्होंने भारत माता कविता लिखे हैं। तो ये कौसानी अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ था, इसे आपको याद रखना है।
जारशाही कहां थी? अब आपको बताना है कि जो जारशाही था ना, ये कहां थी, कहां के राजाओं को जार बोला जाता था? तो आपको याद रखना है, जो जारशाही थी ना, ये रूस में थी, आपको याद रखना है। मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो आपको याद रखना है, जो मंगमा है वो मिठाई अपने पोते के लिए ले जाती थी, आपको याद रखना है, क्योंकि जो मंगमा है ये अपने पोता से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। और मंगमा बाबू आपको याद रखना है कैसी थी? तो ये अंधविश्वासी थी, ठीक है ना, अंधविश्वास के चक्कर में ज्यादा रहती थी, इसे आपको याद रखना है। और मंगमा कौन सा काम करती थी? तो दही बेचती थी, इसे आपको याद रखना है। नगर शीर्षक नगर शीर्षक पाठ में आपको बताना है कि अम्लराज को कितना नंबर कमरा दिखाने के लिए कहा गया? तो नगर शीर्षक कहानी में अमलराज को कितना नंबर कमरा दिखाने के लिए बोला गया? तो आपको याद रखना है 48 नंबर, यह 48 नंबर आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है 48 नंबर कमरा अम्लराज को दिखाने के लिए बोला गया, इसे आपको याद रखना है। क्वेश्चन यह भी आता है कि पपाती अगर भर्ती होती तो उसे कौन सा कमरा मिलता? तो पपाती अगर भर्ती होती तो उसे कौन सा कमरा मिलता? तो यही 48 नंबर, आप लोग याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 48 नंबर कमरा इसे मिलता। करंदन का अर्थ क्या होता है? तो करंदन का अर्थ क्या होता है बाबू? रोना, इसे आपको याद रखना है, करंदन का अर्थ क्या होता है? रोना। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, मराठी, नेपाली, नेवरी भाषा की लिपि क्या है? यानी मराठी किस लिपि में लिखते हैं, नेपाली किस में लिखते हैं, नेवरी किस में लिखते हैं? तो ये सारा चीज किस में लिखते हैं? देवनागरी में, ठीक है ना। जो देवनागरी लिपि है ना, इसी में हम लोग मराठी, नेपाली, नेवरी लिखते हैं, ये सब आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये भी आता है कि हिंदी किस में लिखी जाती है, या हिंदी की विविध बोलियां किस में लिखी जाती है? तो ये देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? तो दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? ओज एवं राष्ट्रीय चेतना, ये आपको याद रखना है, ओज और राष्ट्रीय चेतना है, इसे आप लोग याद रखिएगा। दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? तो ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। अगला क्वेश्चन है, जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? जीर्ण जनपद में क्या है? तो ग्रामीण जीवन के बारे में दिखाया गया है, और इसके लेखक कौन है आपको याद रखना है? तो घनानंद है, आपको याद रखना है। कौन है बाबू? यहां पे कौन है? तो आपको याद रखना है। जीर्ण जनपद किसका है? तो आपको याद रखना है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है, आपको याद रखना है। जो प्रेमघन है ना, वो जीर्ण जनपद लिखे हैं, और इसमें ग्रामीण जीवन के बारे में दिखाए हैं, इसे आपको याद रखना है। बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का अंतिम प्रोग्राम या आखिरी प्रोग्राम कहां पे हुआ था? तो बाबूजी बिरजू महाराज हमेशा बाबूजी के साथ जाते थे, क्योंकि बिरजू महाराज छोटे थे प्रोग्राम में, तो हमेशा बिरजू महाराज को पहले नृत्य करने का मौका मिलता था। तो ऐसे ही आपको बताना है कि बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का अंतिम प्रोग्राम, आखिरी प्रोग्राम कहां पे हुआ? तो आपको याद रखना है मैनपुरी में हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। और फिर आपको याद रखना है, बिरजू महाराज जब 9.5 वर्ष के हुए तो इनके पिताजी का देहांत हो गया, यानी इनके पिताजी का लूह लगने के कारण मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी निर्लज अपराधी किसे कहें? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी निर्लज अपराधी किसे बोले हैं? तो आपको याद रखना है नाखून को निर्लज अपराधी बोले हैं। क्यों बोले हैं? तो आपको याद रखना है, जब जब हम लोग काट लेते हैं फिर नाखून बढ़ जाता है, हम फिर काटते हैं फिर नाखून बढ़ता है, इसलिए इसे निर्लज अपराधी बोला गया है। अगला क्वेश्चन है, मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? तो लेखक की मां पीस रही थी, इसे आपको याद रखना है। क्वेश्चन आता है कि लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? तो लेखक की मां ने मना किया। क्वेश्चन ये भी आता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि किसको मछली और गोश्त बनाना घर में पसंद नहीं है? तो आपको याद रखना है लेखक की मां को, मां को मछली और गोश्त पकाना अच्छा नहीं लगता, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दिया? तो बहादुर को डंडा से कौन मारा था? तो आपको याद रखना है किशोर कौन है बाबू? तो ये लेखक का लड़का है, जो बहादुर को हमेशा पीटते रहता है, बहादुर से अपना देह मालिश करवाता है, बहादुर से अपना साइकिल धुलवाता है, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा गया है? तो भारतीय संविधान क्या है? इससे हमारा देश चलता है, तो भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? तो आपको याद रखना है भीमराव अंबेडकर। यानी जो भीमराव अंबेडकर है ना, ये भारतीय संविधान के निर्माता है, भारतीय संविधान बनाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? तो आपको याद रखना है, ये हृदय की शिक्षा है। कैसी शिक्षा है? तो आपको याद रखना है, जो आध्यात्मिक शिक्षा है ना बाबू, आपको याद नहीं, ये हृदय की शिक्षा है, हृदय की शिक्षा मानते हैं गांधी जी। अगला क्वेश्चन देखिए, और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? एक एक क्वेश्चन बाबू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शुरू से अंत तक देखिए
कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है, तो कवि के अनुसार जनतंत्र के जो देवता है ना वो आपको याद रखना है किसान मजदूर। जो किसान मजदूर है ना ये जनतंत्र के देवता है, इसे आपको याद रखना है। किसान कहां मिलेंगे, तो आपको याद रखना है खेतों में। मजदूर कहां मिलेंगे, तो रोड के किनारे गिट्टी तोड़ते हुए। अगला क्वेश्चन देखिए कि विलनव क्या है, तो विलनव क्या है बाबू, आपको याद रखना है एक छोटा सा गांव था, ठीक है ना। विलनव क्या था, तो दक्षिण फ्रांस में एक छोटा सा गांव था, यह भी रोन नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए भारत माता कहां निवास करती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारत माता है ये कहां निवास करती हैं। तो भारत माता बाबू कहां निवास करती हैं, तो भारत माता गांव में निवास करती हैं, इसे आपको याद रखना है। इसीलिए भारत माता को ग्रामवासिनी कहा गया है। अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा कि ग्रामवासिनी किसे कहा गया है, यानी ग्राम में बसने, ग्राम का मतलब होता है गांव, गांव में बसने वाली को क्या कहा गया है, तो आपको याद रखना है भारत माता। भारत माता को ग्रामवासिनी कहा गया क्योंकि ये गांव में जाके बसती हैं, ठीक है। मैक्स मुलर का जन्म कहां पे हुआ था, आपको याद रखना है। तो मैक्स मुलर संस्कृत के विद्वान थे और इनका जन्म हुआ था डेसाउ नामक शहर में और जर्मनी में, इसे आपको याद रखना है। जर्मनी के डेसाउ नामक शहर में इनका जन्म हुआ था, आपको याद रखना है। मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है, यह भी आपको बताना है। तो मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है, तो आपको याद रखना है मिट्टी की जो अबोध मूर्ति है ना वो आपको याद रखना है जनता है। जो जनता है ना ये मिट्टी की अबोध मूर्ति है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, बहादुर तुमको अपनी मां की याद आती है, ऐसा कौन पूछा। कौन पूछा कि बहादुर तुमको अपनी मां की याद आती है, तो आपको याद रखना है निर्मला। निर्मला कौन है, तो लेखक की पत्नी है और ये बहादुर से पूछती है कि बहादुर तुमको अपनी मां की याद आती है, तो बहादुर क्या बोलता है, नहीं आती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक के पिताजी का नाम क्या था, आपको बताना है। इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आता है कि जो गुरु नानक जी हैं जो सिखों के पहले गुरु हैं, इनके पिताजी का नाम क्या था, तो आपको याद रखना है कालू चंद खत्री। इनके पिताजी का नाम क्या था, कालू चंद खत्री। और इनके पत्नी का नाम क्या था, यह भी क्वेश्चन आता है। गुरु नानक जी के पत्नी का नाम क्या था, तो सुलक्षणी था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था, तो आपको याद रखना है व्यक्तिगत जो नाम है वो देव था, इसे आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या है, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव है, इसे आपको याद रखना है। प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो प्रेम घन है वो अपना आदर्श किसे मानते हैं, तो आपको याद रखना है प्रेम घन जो है ये आपको याद रखना है अपना आदर्श आदर्श मानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र को, ये आपको याद रखना है। प्रेमगंज जो है ना अपना आदर्श किसे मानते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, लक्ष्मी के ससुर किस बांध में कार्य करते समय पत्थर से दबाकर शहीद हो गए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो लक्ष्मी है आपको याद रखना है इनके जो ससुर हैं वो किस बांध में काम करते समय पत्थर के बांध से दबकर इनकी मृत्यु हो गई। तो किस बांध में लक्ष्मी के ससुर काम कर रहे थे, तो इनके जो ससुर है वो पत्थर से दब गए और शहीद हो गए। तो आपको याद रहे हीराकुंड, ये सोशल साइंस में क्वेश्चन आता है कि जो हीराकुंड बांध है ये किस नदी पर है, तो महानदी पर है। आपको याद रखना है ये भारत की सबसे लंबा बांध है, इसे आपको याद रखना, और ये भी उड़ीसा में है, इसे आपको याद रखना है। और जो लक्ष्मी है ना यह ढाते विश्वास कहानी है, ये भी उड़ीसा की है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, किसने कहा। तो घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, किसने बोला बाबू, तो आपको याद रखना है मंगमा। जो मंगमा है ना वो बोलती है कि घर वाले के रहते एक भी साड़ी अच्छी नसीब नहीं हुई। जो भगवान को मंदिर में खोजते हैं कभी उन्हें क्या कहकर संबोधित करते हैं, तो जो भगवान को मंदिर में खोजते हैं उन्हें बोला जाता है मूर्ख, इसे आपको याद रखना है। जो रामधारी सिंह दिनकर है ना वो बोलते हैं कि अगर आपको भगवान को खोजना है तो कहां खोजो, खेत खलिहानों में खोजो। भगवान आपको खेत खलिहानों में मिलेंगे और सड़क के किनारे गिट्टी तोड़ते हुए नजर आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, किसकी हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, यानी किसकी चिल्लाने से, किसके हुंकार भरने से, जैसे शेर होता है ना दहाड़ता है, हुंकार का मतलब हुआ दहाड़ना, किसके दहाड़ने से, हुंकारने से महलों की नींव उखड़ जाती है, तो आपको याद रखना है जनता। अगर जनता एक बार हुंकार देगी ना सब, तो सारा का सारा धाराशाही हो जाएगा, इसे आपको याद रखना है महल। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है। तो गांधी जी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा कौन है, तो आपको याद रखना है अहिंसक प्रतिरोध, यानी जिसमें लड़ाई झगड़ा ना सिखाया जाए, वैसी जो शिक्षा है ना वो उदात्त व बढ़िया है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम डैश पर गिराया गया। तो द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम बाबू किस पर गिराया गया,
तो आपको याद है जापान शहर, जापान जो देश है ना, जापान के हिरोशिमा पर गिराया गया था, इसे आपको याद रखना है। और कहां पे परमाणु बम जाके गिरा था? नगर के चौक पे गिरा था। और जहां पे गिरा था ना, वहां का मिट्टी फट गया था और वहीं से प्रकाश निकला था, इसे आपको याद रखना है। तो बोर्ड एग्जाम में आता है कि हिरोशिमा पर जब परमाणु बम गिराया गया तो प्रकाश कहां से निकला? तो फटी मिट्टी से निकला, क्योंकि परमाणु बम जहां गिरा था वहां पे धंस गया था। और परमाणु बम कहां पे जाके गिरा था? नगर के चौक पे, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सांसद बने? अब इसमें से आपको बताना है वो कौन से कवि हैं जो राज्यसभा सांसद भी थे और उन्हें आपको याद है राष्ट्र कवि भी बोला जाता है। तो आपको याद है रामधारी सिंह दिनकर, जो रामधारी सिंह दिनकर है ना, इन्हें राष्ट्र कवि भी बोला जाता है और ये राज्यसभा सांसद भी रहते, आपको याद रखना है। और इनके कविता का नाम क्या है? तो जनतंत्र का जन्म, इनके कविता का नाम है, आपको याद रखना है। मैं नहीं मारता तो शायद वो नहीं जाता, ये क्वेश्चन किसका है? अगर मैं नहीं मारता तो शायद वो नहीं जाता, ये कौन बोले थे? तो आपको याद रखना है, ये लेखक बोले थे, इसे आपको याद रखना है। किसको? क्योंकि बहादुर पर जब पैसे चुराने का आरोप लगा था, कितना रुपया? 11 रुपया। तो निर्मला भी मारते हैं, उसका बेटा किशोर भी मारता है और लेखक भी आते हैं तो एक झापड़ मार देते हैं बहादुर को। और इसी बात से जो बहादुर है ना, वो आहत हो जाता है और लेखक का घर छोड़ के चला जाता है। तो लेखक को बाद में यह अफसोस होता है कि शायद अगर मैं नहीं मारता तो बहादुर नहीं जाता, इसे आपको याद रखना है। और बहादुर कहां से बाबू भाग कर आया था? तो बहादुर नेपाल से भाग कर आया था। बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। सच्चा भारत कहां पे बसता है, ये आपको बताना है। तो सच्चा भारत बाबू कहां पे बसता है? तो जो सच्चा भारत है ना, ये गांव में बसता है, इसे आपको याद रखना। अगर आपको सच्चा भारत देखना है तो आपको कहां जाना चाहिए? सच्चा भारत को देखने के लिए आपको गांव में जाना चाहिए। सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेय के पिताजी का नाम क्या था? तो सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेय जो हिरोशिमा कविता के लेखक हैं, इनके पिताजी का नाम क्या था? तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ये सब बाबू आपको याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और अज्ञेय से कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? तो अज्ञेय से आपको याद रखना प्रयोगवाद जुड़ा है, क्योंकि ये प्रयोग किए थे, एक एक्सपेरिमेंट किए थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी कहां से? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। जब हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया तो डेली जो धूप निकलता है ना, वो अंतरिक्ष से आता है, उस आसमान से आता है, सूर्य के पास से आता है। लेकिन उस दिन क्या है? धूप बरसा, लेकिन आसमान से नहीं। कहां से? तो फटी मिट्टी से, क्योंकि वहां पे मिट्टी फट गया था और मिट्टी के अंतर से ही इतना तेज जब ब्लास्ट हुआ परमाणु बम, तो इतना तेज वहां से रोशनी निकला कि जो मानव है वो वाष्प बन के उड़ गया। क्वेश्चन आता है ये भी बोर्ड एग्जाम में कि उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वल्ली अमाल का सिर अस्पताल में क्यों चकराने लगा? तो वल्ली अमाल को अस्पताल में इतना परेशान किया गया, इतना परेशान किया गया, दिन भर उसको यहां वहां घुमाते रहा गया, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, ठीक है ना। उसको भूख लग गया था और अस्पताल के एक विशेष गंध, हॉस्पिटल में जाइएगा ना तो कोई कोई देखिएगा वो नाक ऐसे दाब लेता है, किसी किसी को फिनाइल का जो गंध होता है ना उसको बर्दाश्त नहीं होता है, तो उसको जो सर है ना वो चकराने लगा था वल्ली अमाल का, इसे आपको याद रखना है, भूख और अस्पताल के फैली विशेष गंध से। हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहां निकला? तो हिरोशिमा शीर्षक कविता में जो वर्णित सूरज यानी मानव के द्वारा जो बनाया गया सूरज यानी जो परमाणु बम था वो कहां पे निकला? तो आपको याद है नगर के चौक पे, क्योंकि परमाणु बम कहां पे जाके गिरा था? तो जो परमाणु बम जाके गिरा था वो नगर के चौक पे गिरा था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कहानी। अब इसमें से आपको बताना है कहानी क्या है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ललित निबंध है। नौबत खाने में इबादत, व्यक्ति चित्र है, आपको याद रखना है। परंपरा का मूल्यांकन क्या है, निबंध है, आपको याद रखना है। बहादुर क्या है, तो कहानी है। इसमें पूछ रहा है कहानी कौन है, तो बहादुर कहानी है ना, ये आपको याद रखना है। मंगमा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्य कौन था? मंगमा और नजम्मा में जब झगड़ा हो गया, जब सास बहू अलग अलग रहने लगे, तो दोनों का झगड़ा मिटाने में कौन बाबू महत्वपूर्ण कदम निभाया? तो आपको याद रखना है मंगमा का पोता, ठीक है ना। जो मंगमा का पोता था, जो नजम्मा थी, वो क्या बोलती है कि तुम जाओ और दादी के पास रहो, दादी के पास से अगर आओगे मेरे पास तो तुमको बहुत मारूंगी, ठीक है ना। तो जो लड़का है वो भी अपने दादी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, नहीं नजम्मा से, वहां पे सॉरी मंगमा से, वहां पे क्या करता है, चला जाता है और रहता है। धीरे धीरे क्या होता है, फिर बोलचाल शुरू हो जाता है। तो मंगमा एवं नजम्मा के भी झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध बनाने में किसका कौन सा काम किया? अच्छा, तो आपको याद रखना है मंगमा का पोता। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पे बल दिया गया है? तो गुरु नानक का वो कौन सा पद है जिसमें राम नाम के कीर्तन पे बल दिया गया है? तो आपको याद रखना है प्रथम पद
पद पे। प्रथम पद पे आपको याद रखना है राम नाम के कीर्तन पे बोला गया है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, विनोद कुमार शुक्ल के किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि विनोद कुमार जो शुक्ल हैं वो किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर है? तो आपको याद रखना है इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में ये एसोसिएट प्रोफेसर थे। और विनोद कुमार शुक्ल कौन है आपको याद रखना है? तो मछली कहानी के लेखक हैं। भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन है? तो भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक कौन है? तो भगवान बुद्ध हैं, आपको याद रखना है। कबीर दास हैं और ज्योतिबा फूले हैं, आपको याद रखना है। ये तीनों क्या हैं? तो भीमराव अंबेडकर के प्रेरक व्यक्ति हैं, आपको याद रखना है। अज्ञेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? तो अज्ञेय आपको याद रखना है, ये हिरोशिमा कविता के लेखक हैं और इनके नाम से कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? तो आपको याद रखना है प्रयोगवाद जुड़ा हुआ है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, 7 कवियों को बैठा के एक कविता लिखवाए थे जिसका नाम था तार सप्तक, ठीक है ना। तो ये प्रयोग किए थे, तो ये प्रयोगवादी कवि हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। जापान के हिरोशिमा नामक शहर नगर पर परमाणु बम किसने गिराया? तो जापान का जो हिरोशिमा नामक नगर था इस पे अणु बम बाबू कौन गिराया था? तो आपको याद रखना है अमेरिका गिराया था, ठीक है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसे आपको याद रखना है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका प्रवास में कब तक रहे? तो गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका केस लड़ने के लिए गए थे तो कब से कब तक रहे? तो आपको याद रखना है 1893 से 1914 तक रहे, इसे आपको याद रखना है। गांधी जी कब से कब तक रहे? 1893 से 1914 तक रहे, आपको याद रखना। और गांधी जी भारत कब लौट गए? तो 1915 में लौट गए, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि हैं, आपको बताना है। तो प्रेमघन किस युग के महत्वपूर्ण कवि हैं? तो आपको याद रखना है भारतेंदु युग के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना है कि जो प्रेमघन जी हैं वो किस युग के महत्वपूर्ण कवि हैं? तो आपको याद रखना है भारतेंदु युग के। निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है? तो नगर संवेदना के कवि कौन है? कौन नगर को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे? तो आपको याद रखना है कुंवर नारायण। जो कुंवर नारायण है ना, एक वृक्ष के हत्या के ये कवि हैं, आपको याद रखना है। और ये नगर संवेदना के कवि हैं, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, गुण निधि अभी अभी कहां से लौटा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो गुण निधि था वो हमेशा अभी अभी कहां से लौटा था? तो ये कटक से लौटा था, इसे आपको याद रखना है। क्वेश्चन आता है कि गांव में पढ़ाकू किस्म का लड़का कौन था? तो गांव में पढ़ाकू किस्म का लड़का गुण निधि था, आपको याद रखना है। और यह भी क्वेश्चन आता है, स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया? तो स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया था? तो यही गुण निधि किया था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्वंश विद्या का संबंध किससे? एक एक क्वेश्चन बाबू इंपॉर्टेंट है, यहां पे आपको बताना है निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। तो निर्वंश विद्या का जो संबंध है ना वो मानव विज्ञान से, इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, बहादुर पर कितने रुपए का चोरी का आरोप लगा था? क्वेश्चन आता है कि बहादुर पर क्या आरोप लगा था? तो बहादुर पर क्या आरोप लगा था? पैसे चुराने का आरोप लगा था। कितने रुपए चुराने का आरोप लगा था? तो आपको याद रखना है 11 रुपए चुराने का आरोप लगा था। किसने लगाया था? तो लेखक के रिश्तेदारों ने लगाया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंगस था। भाई वारेन हेस्टिंगस कौन था? तो वारेन हेस्टिंगस आपको याद रखना है भारत का गवर्नर जनरल था, इसे आपको याद रखना है। और वारेन हेस्टिंगस को कहां पे 172 दारिश नामक सोने के सिक्के मिले थे? तो आपको याद रखना है बनारस के पास। बनारस के पास इसी वारेन हेस्टिंगस जो भारत का गवर्नर जनरल था, इसे 172 दारिश नामक सोने के सिक्के मिले थे। बोर्ड एग्जाम में पूछ देता कितना दारिश नामक सोने का सिक्का मिला था? तो 172, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। दूर से ही ललकारता है कौन? मैं जवाब देता हूं दोस्त। पंक्ति किस पाठ की है? वो दूर से ही ललकारता है कौन? मैं जवाब देता हूं दोस्त। ये किस पंक्ति की है? तो आपको याद रखना है एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या का पाठ का ही कविता का है, आपको याद रखना है ये पंक्ति, जिसमें जो बूढ़ा चौकीदार वृक्ष है ना, लेखक को देख के दूर से ही ललकारता है कौन? तो लेखक जवाब देते हैं दोस्त। क्वेश्चन ये भी आता है कि जो बूढ़ा चौकीदार का सूखा डाली है ये किस प्रकार दिखाई देता था? तो आपको याद रखना है राइफल की तरह। जो पेड़ था ये कैसा कपड़ा, जो चौकीदार था ये कैसा कपड़ा पहन रखा था? तो मैला कुचैला, आपको याद नहीं है, मैला कुचैला कपड़ा पहन रखा था, यानी इसके जो पत्ता था ना वो भी मुरझा गए थे, आपको याद रखना है। तो मैला कुचैला कपड़ा पहना हुआ था, इसे आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में कि जो बूढ़ा चौकीदार वृक्ष था वो हमेशा लेखक को कहां मिलता था? तो बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा लेखक को कहां मिलता था? तो घर के दरवाजे पे, क्योंकि घर के दरवाजे पे ही क्या था बाबू? बूढ़ा चौकीदार था। मतलब दरवाजा होता है ना, दरवाजे के पास पेड़ हो जाता है, तो वही दरवाजे के पास ही ये वृक्ष था, आपको याद रखना है।
सदियों से ठंडी बुझी राख सुखबुगा उठी, मिट्टी सोने की ताज पहनने के लिए इठलाती है। ये पंक्ति किसकी है? तो आपको यहां पे बताना है कि ठंडी के यहां पे देखिए, सदियों की ठंडी बुझी जो राग है वो सुखबुगा उठी है, और जो मिट्टी है ये सोने की ताज पहनने के लिए इठला रही है। ये बाबू आपको बताना है ये किसकी पंक्ति है? तो आपको याद है दिनकर जी की है। जनतंत्र जन्म कविता में का ये क्या है? पंक्ति है। कवि के घर लौटने पर दरवाजे पर क्या नहीं देखा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब कवि, कवि कौन? तो वीरेंद्र, यहाँ पे एक वृक्ष की हत्या वाले जो कवि हैं कुंवर नारायण, जब शहर से ये गांव आते हैं तो क्या नहीं देखते हैं? तो आपको याद रखना है जो बूढ़ा चौकीदार वृक्ष है ना, इसको नहीं देख पाते हैं। घर के दरवाजे पे ये हमेशा मिलता था, लेकिन एक बार कवि आते हैं तो उस दिन देखते हैं कि जो बूढ़ा चौकीदार वृक्ष है इसको कोई काट के लेके चला गया। ये आपको याद रखना है, ठीक है? यानी चोर क्या किए थे? उसको काट के लेके चले गए थे। तो कवि के घर लौटने पर दरवाजे पर क्या नहीं देखा? तो बूढ़े चौकीदार वृक्ष को नहीं देखा। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहादुर का बाप कहां मारा गया था? आपको बताना है। तो बहादुर के बाप बाबू यानी बहादुर के जो पिताजी थे कहां मारे गए थे? तो ये युद्ध में मारे गए थे, आपको याद रखना है। और बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी डैश कहानी से सबोर ली गई है। तो दही वाली मंगमा बाबू किस भाषा की कहानी है? कन्नड़ भाषा की कहानी है ना, तो ये कन्नड़ भाषा से सबोर ली गई होगी, ठीक है ना? तो ये कन्नड़ भाषा से कहानियों से ली गई है, इसे आपको याद रखना। दही वाली मंगमा बाबू किस भाषा में है? कन्नड़ भाषा में है ना, तो ये कन्नड़ कहानियों से सबोर ली गई है, इसे आपको याद रखना है। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? तो एक वृक्ष की हत्या में जो कवि हैं वो शहर को किससे बचाने की बात करता है? तो नादिरों से बचाने की बात करता है, इसे आपको याद रखना है। गांव को किससे बचाने की बात करता है? तो गांव को आपको याद रखना है लुटेरों से बचाना चाहता है। देश को किससे बचाने की बात करता है? तो देश के दुश्मनों से बचाने की बात करता है, इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? तो लेखक अपने पिता से मछली मांगना चाहते थे। क्यों मछली मांगना चाहते थे? ताकि कुएं में पाल सकें, ठीक है ना? तो जब भी क्वेश्चन आएगा लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था, तो लेखक अपने पिता से मछली मांगना चाहता था। क्यों मांगना चाहता था? ताकि वो कुएं में पाल सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, मंगमा वर्षों से किस विधि से दूध दिया करती थी? तो मंगमा जो है वो किस विधि का उपयोग करती थी दूध और दही देने के लिए? तो आपको याद रखना है बारी विधि। बारी विधि हम लोगों के गांव में भी होता है। क्या होता है ना कि जो दूध दही लेके आते हैं वो लोग क्या करते हैं, दूध 1 महीना तक देते हैं या दही 1 महीना तक देते हैं, और महीना लगता है तो पैसा देते हैं। तो यही होता है बारी, यानी 1 महीना दूध दही ले जाके दीजिए और महीना लगा तो पैसा दीजिए, तो इसे बारी बोला जाता है, इसे आपको याद रखना है। तो मंगमा वर्षों से किस विधि से दूध और दही दिया करती थी? तो आपको याद रखना है बारी विधि से। पूरा दिन खत्म होने के बाद बाढ़ का पानी सुबह तक कहां पहुंच चुका था? तो पूरा दिन खत्म होने के बाद बाढ़ का जो पानी है ना वो एरसमा तक पहुंच चुका था, इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जगह था एरसमा, आपको याद रखना है। तो एरसमा जगह तक पहुंच गया था, इसे आप लोग याद रखिएगा। कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहां पे मिलता था? तो कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष आपको याद रखना हमेशा घर के दरवाजे पर मिलता था, इसे आपको याद रखना है। लेकिन एक दिन कवि शहर से गांव लौट के आते हैं तो बूढ़ा चौकीदार को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि जो चोर है ना वो काट ले गए थे इसको। अगला क्वेश्चन है, परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिमाण हुआ है? यानी परदेश यानी विदेशी विद्या पढ़ने का परिमाण क्या हुआ है? तो सबकी जो बुद्धि है ना वो विदेशी हो गई है, इसे आपको याद रखना है। जो सबकी बुद्धि है वो क्या हो गई है? विदेशी हो गई है, इसे आपको याद रखना है। यानी अंग्रेजों की तरह भाषा बोल रहे हैं, अंग्रेजों की तरह कपड़ा पहन रहे हैं, अंग्रेजों की तरह बात कर रहे हैं, अंग्रेजों की तरह खाना खा रहे हैं। तो जब भी क्वेश्चन आएगा परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिमाण हुआ है, तो सबकी जो बुद्धि है वो विदेशी हो गई है, इसे आपको याद रखना है। मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, ये किस पुस्तक में लिखा गया है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो मदुरै है वो पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, ये किस में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है तुलनात्मक व्याकरण में। कहां लिखा गया है? तुलनात्मक व्याकरण में। और यह भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि तुलनात्मक व्याकरण के लेखक कौन है। तो तुलनात्मक व्याकरण के बाबू लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है कांडवेल। जो कांडवेल है ना ये तुलनात्मक व्याकरण के लेखक है, आपको याद रखना है। बचाना है नदियों को, नदियों को क्या हो जाने से बचाना है? यहां पे आपको बताना है कि नदियों को बचाना है, क्या हो जाने से नदियों को बचाना है? तो आपको याद रखना है नाला। आजकल की नदी देख रहे हैं एकदम नाला की तरह ही, दिल्ली की यमुना नदी देखिएगा तो एकदम उसमें नाला का पानी बहवा बहवा के उसको पानी को गंदा कर दिया गया। तो बचाना है नदियों को, क्या हो जाने से बचाना है?
तो नाला हो जाने से बचाना है, इसे आपको याद रखना है। गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था? जो गुरु नानक थे इनके पिताजी का नाम था कालूचंद खत्री और इनकी पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणी। ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरु नानक की पत्नी जी का नाम क्या था? तो आपको याद रखना है सुलक्षणी। अगला क्वेश्चन देखिए, तुर्की के महान कवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद वीरेंद्र अग्रवाल ने किस रूप में किया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो तुर्की के महान कवि हैं नाजिम हिकमत, इनकी कविताओं का अनुवाद जो वीरेंद्र अग्रवाल हैं वो किस रूप में किए? तो आपको याद रखना है पहल पुस्तक। यानी जो तुर्की के महान कवि है नाजिम हिकमत, उनकी कविताओं को क्या मतलब उनकी कविताओं का अनुवाद वीरेंद्र अग्रवाल ने किस रूप में किया? तो पहल पुस्तक के रूप में किया, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? श्रीनिवास कौन है? तो दही वाली मंगमा कहानी के लेखक है और श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? मस्ती वेंकटेश अय्यर है, इसे आपको याद रखना है। किसे बनारस के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था? वो कौन था जिसको बनारस के पास सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था? तो आपको याद रखना, वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। और वारेन हेस्टिंग्स को कितना मतलब सिक्का मिला था सोने का? तो आपको याद रखना है 172 दारिस नामक सोने का सिक्का मिला था, इसे आपको याद रखना है। कविता में किसका जीवन क्रम पूरा होने का उल्लेख है? यानी आपको बताना है कविता में, हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हो जाता है? तो आपको याद रखना है मक्खी का जीवन क्रम पूरा होने का बात कहा गया है, इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहादुर कहां से भाग कर आया था? आपको बताना है। तो बहादुर बाबू कहां से भाग कर आया था? तो बहादुर नेपाल का रहने वाला था और बहादुर नेपाल से भाग कर आया था। और बहादुर नेपाल से क्यों भाग कर आया था? तो अपने मां के मार के कारण से भाग कर आया था, क्योंकि बहादुर की मां उसे बहुत मारती थी। अगला क्वेश्चन देखिए, बहादुर का स्वभाव कैसा था? यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बहादुर का स्वभाव बाबू कैसा था? तो हंसमुख था, हंसते रहता था और मेहनती था, इसे आपको याद रखना है। जो बहादुर है उसका स्वभाव कैसा था? तो बहादुर जो था ये हंसमुख था और मेहनती भी था, इसे आपको याद रखना है। हिंदुस्तान नाम सुनी अब ये सकुचित लजाए पंक्ति कविता से उद्धत है। अब आपको बताना है जो हिंदुस्तान नाम सुन के अब लोग लजा रहे हैं, ये किस पंक्ति की कविता है? तो आपको याद रखना है स्वदेशी। स्वदेशी कविता के लेखक कौन है? प्रेमघन। प्रेमघन बोल रहे हैं कि अब लोग हिंदुस्तान नाम सुन के भी शर्मा रहे हैं, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फटा सुर न बख्शे कौन कहते हैं? अब यहां पे वो कौन व्यक्ति हैं जो बोलते हैं फटा सुर न बख्शे? क्वेश्चन ऐसे आता है कि सच्चे सुर की नेमत की दुआ कौन मांगते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सच्चे सुर की नेमत की दुआ कौन मांगते हैं या फटा सुर न बख्शे कौन कहते हैं? तो आपको याद रखना बिस्मिल्लाह खान, ठीक है। यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। और बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे? तो बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते थे, इसे आपको याद रखना है। बाबा साहब अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो बाबा साहब अंबेडकर का जन्म आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में हुआ था, और मध्य प्रदेश के आपको याद रखना है महू गांव में, ठीक है ना, मध्य प्रदेश के महू गांव में, और एक दलित परिवार में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, दही वाली मंगमा कहानी किसे संदेश देता है? यानी जो दही वाली मंगमा कहानी है बाबू, ये किसको संदेश देता है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो दही वाली मंगमा जो कहानी है ना, ये बहुओं को संदेश देता है। जो बहू होती है ना, उनको ये संदेश देता है कि बहुओं को कैसी रहना चाहिए अपने सास के साथ, ठीक है ना। तो दही वाली मंगमा कहानी है बाबू, ये किसे संदेश देता है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दही वाली जो मंगमा कहानी है ये बहुओं को, पुत्रियों को नहीं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है बी नहीं, पुत्रियों की नहीं, बहू, क्योंकि इसमें सास बहू का है ना, तो आपको याद रखना ये बहुओं को संदेश देता है, ठीक है। बहुओं को, सास बहू है तो पुत्रियों को नहीं, बहुओं को ये संदेश देता है, इसे आपको याद रखना है। मां कहानी किसने लिखा है? तो ये आपको ट्रिक बताए थे, मां कहानी। तो मां जो है वो किससे प्रार्थना करती है अपने बच्चों के लिए? ईश्वर से। तो मां कहानी के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर है, आपको याद रखना है। और ईश्वर पेटलीकर का जन्म कहां पे हुआ? मतलब तो ईश्वर पेटलीकर कहां के थे? तो ये थे गुजरात के, गुजराती भाषा में लिखते थे। अगला क्वेश्चन है, हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? यानी जो हम लोग नाखून को बार बार काटते, क्यों काटते हैं? तो बर्बरता समापन है। तो यानी जो पिछले जंगली जीवन में जो मतलब हम लोग जो पूर्वज हैं, जो जंगली जीवन में इसी नाखून से जितना बर्बरता किए हैं, अन्य जानवरों को उसको मारे हैं इसी नाखून से, ठीक है ना, उसको फाड़े हैं, उसको छुपाने के लिए। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि हम नाखून बार बार क्यों काटते हैं, तो अब बर्बरता समापन हेतु, तो इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? तो लेखक सुजाता के द्वारा कौन सा कहानी लिखा गया है? तो लेखक सुजाता के द्वारा नगर कहानी लिखा गया है। और सुजाता का पूरा नाम क्या है? एस रंगराजन है, इसे आपको याद रखना है।
प्रेमयिनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? तो प्रेमयिनी श्री राधिका बाबू किससे लिया गया है? तो प्रेमयिनी श्री राधिका के लेखक कौन है? आप लोग सबसे पहले याद रखिए, तो प्रेमयिनी श्री राधिका के लेखक कौन है? रसखान। तो रसखान रचनावली से, ठीक है ना, रसखान रचनावली, ये आप लोग याद रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रेमयिनी श्री राधिका कहां से लिया गया है? तो प्रेमयिनी श्री राधिका के लेखक कौन है? रसखान। तो रसखान रचनावली से लिया गया है, इसे आप लोग याद रखिएगा। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास आई? तो बहादुर जब भैंस को मारा तो भागी भागी किसके पास आई थी? मां के पास आई थी, इसे आपको याद रखना है, क्योंकि वो मां की प्यारी भैंस थी, इसे आपको याद रखना है। कितने दारिस नामक सोने के सिक्के मिले थे? यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि कितना दारिस नामक सोने का सिक्का मिला था, तो आपको याद रखना है 172 दारिस नामक सोने का सिक्का मिला था। कहां से मिला था? तो बनारस के पास मिला था। किसको मिला था? तो वारेन हेस्टिंगस को मिला था। और ये वारेन हेस्टिंगस 172 दारिस नामक सोने के सिक्के को कहां भिजवा देता है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भिजवा देता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन कविता में जनतंत्र का उदय का जयघोष करता है? अब आपको बताना है इसमें से कौन सा कविता है जो जनतंत्र के उदय का जयघोष करता है? तो आपको याद रखना है जनतंत्र का जन्म। जो जनतंत्र का जन्म कविता है ना, ये जनतंत्र के उदय का जयघोष करता है, इसे आपको याद रखना है। और जनतंत्र के जन्म कविता के लेखक कौन है? राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी, यानी बहुत ही जरूरी थी? तो लेखक के घर में बाबू किसकी एकदम नितांत आवश्यकता थी? तो नौकर की एकदम नितांत आवश्यकता थी। और बहादुर को लेकर लेखक के घर में कौन आया? तो बहादुर को लेकर लेखक का जो साला था ना, वही आया था बहादुर को लेखक के घर, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता था? तो मछली कहानी में बाबू लेखक के घर में मछली और गोश्त कौन खाते थे? तो आपको याद रखना है लेखक के पिताजी, ठीक है ना, लेखक के पिताजी खाते थे, मछली भी खाते थे, गोश्त भी खाते थे। अगला क्वेश्चन है, कथाकार बरसों से मंगमा से कौन सी कथाकार को वर्षों से मंगमा कौन सी वस्तु दिया करती है? तो कथाकार को मंगमा वर्षों से क्या देती थी? दही देती थी, इसे आपको याद रखना है। क्या देती थी? दही देती थी। डी वाला जो ऑप्शन होगा ना, बिल्कुल 100% राइट हो जाएगा, इसे आपको याद रखना है। कविता में देवी का जागरण कहां पे हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि कविता में देवी का जागरण बाबू कहां पे हुआ? तो कविता में देवी का जो जागरण हुआ था ना, ये गरीब बस्तियों में हुआ था। और कैसे हुआ था? तो बहुत धूमधाम से हुआ था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वीरेंद्र डगवाल की उपाधि दी गई। वीरेंद्र डगवाल को कौन सा उपाधि दिया गया है? तो आपको याद रखना है डी-लिट, ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना है कि वीरेंद्र डगवाल को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो वीरेंद्र डगवाल को आपको याद रखना है डी-लिट की उपाधि दी गई थी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय किस तरह से अंग्रेजों के दास हो गए हैं, ये आपको बताना है। तो जो भारतीय हैं वो किस तरह से अंग्रेजों के दास हो गए हैं? तो तन से और मन से, दोनों से आपको याद रखना है, तन से और मन से अंग्रेजों के दास हो गए थे, इसे आप लोग याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना झगड़ा होता है उतना बढ़ता है। अगर जितना झगड़ा होता है उतना क्या बढ़ता है? तो जितना दो लोगों में झगड़ा होता है तो दोनों लोगों का उम्र बढ़ता है, इसे आपको याद रखना है। क्या बढ़ता है? उम्र बढ़ता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। जब भी क्वेश्चन आएगा, जितना झगड़ा है उतना क्या बढ़ता है? तो जितना झगड़ा है उतना उम्र बढ़ता है। मंगू की बड़ी बहन कौन थी? तो मंगू की बड़ी बहन कौन थी? कमू थी, इसे आपको याद रखना। और कमू का शादी हो गया था। मंगू की मां की टोटल कितनी संतानें थी? 4 संतानें थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के रचनाकार कौन है? बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है कि बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है? तो महात्मा यहाँ पे भीमराव अंबेडकर जी हैं, आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन ये भी आता है, बुद्ध एंड हिज धम्मा, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म और बुद्ध एंड हिज धम्मा, लेखक कौन है बुद्ध एंड धम्मा के? तो भीमराव अंबेडकर हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो बहादुर का बाबू पूरा नाम है दिल बहादुर, इसे आपको याद रखना है। और बहादुर से ये दिल शब्द किसने उड़ा दिया, यानी हटा दिया? तो बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने हटा दिया था? तो लेखक की पत्नी निर्मला ने। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, सवैया और छंद में सिद्ध कवि थे। तो सवैया और छंद में बाबू कौन से सिद्ध कवि थे? तो आपको याद रखना है, ये थे रसखान। जो रसखान थे ना, ये सवैया और छंद में सिद्ध थे। और जो प्रेमघन थे ना, घनानंद थे, वो सवैया और धनछारी में थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, कितने वर्ष पहले भारतवासियों ने नाखून को जमकर संवारता था?
अब आपको बताना है कितने वर्ष पहले जो भारतवासी थे ना वो नाखून को एकदम जम के संवारते थे। कितना वर्ष पहले? तो आपको याद है 2000 वर्ष पहले। 2000 वर्ष पहले जो भारतीय लोग थे ना वो नाखूनों को एकदम जम के संवारते थे, अलकत लगाते थे, अलता लगाते थे, सिकथक लगाते थे, मोम, सिकथक किसे बोला गया है? मोम, मोम लगाते थे। इसे आपको याद रखना नाखून पे। यहाँ पे कहानीकारक सुजाता का असली नाम क्या है? तो कहानीकारक जो सुजाता है जो नगर कहानी लिखे हैं इनका पूरा नाम क्या है, असली नाम? तो सुजाता। तो आपको याद रखना एस का मतलब होता है सुजाता, रंगराजन, इसे आपको याद रखना। असली नाम क्या है? एस रंगराजन, सुजाता रंगराजन, इसे आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है अक्षर ज्ञान कविता किसने लिखा है? तो अक्षर ज्ञान कविता बाबू कौन लिखे हैं? तो अक्षर ज्ञान कविता लिखे हैं, आपको याद रखना है यहाँ पे कावित्री अनामिका, जो कावित्री अनामिका है ना ये अक्षर ज्ञान कविता लिखी है। और इनका जन्म कहां पे हुआ है? तो बिहार के, आपको याद रखना, मुजफ्फरपुर में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है लेखक के पिता ने कितनी मछलियां खरीदे थे? तो लेखक के पिताजी 3 मछली खरीदे थे। या क्वेश्चन आएगा झूला में कितनी मछलियां थी? 3 मछलियां थी, इसमें से 2 को जिंदा थी और 1 मर गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए बहादुर कितने वर्ष का था? यानी जो बहादुर था घर का, लेखक का घर का नौकर, ये कितने साल का था? तो आपको याद रखना है 12-13 वर्ष का था, इसे आपको याद रखना है। बहादुर आपको याद रखना है कैसा, मतलब देखने में कौन, ये क्वेश्चन आता है कि कौन गले में स्काउट बांधा था? तो गले में स्काउट कौन बांधा था? बहादुर बांधा था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए दिनकर ने कविता में जनतंत्र के जन्म शीर्षक कविता में दूध मुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो दिनकर जो है आपको याद रखना दूध मुही शब्द किसके लिए बोलते हैं? तो आपको याद रखना है जनता के लिए, जनता के लिए बोलते हैं दूध मुही शब्द, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे अधिक बुद्धिमान कौन थी? अब आपको बताना है मंगमा अधिक बुद्धिमान थी कि नजम्मा? इन दोनों में अधिक बुद्धिमान तेज कौन थी? तो मंगमा की जो बहू है ना नजम्मा, ये अधिक बुद्धिमान थी, अधिक तेज थी। और क्वेश्चन ये भी आता है कि मंगमा की नजम्मा की दशा कैसा था? तो मगरमच्छ जैसा था, इसे आपको याद नहीं। रोने का आंसू अलग और दिखाने का आंसू अलग था। अगला क्वेश्चन है कि कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़ के लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है? तो कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़ने से लोगों की जो बुद्धि है वो विदेशी हो गई है? तो आपको याद रखना है विदेशी विद्या। विदेशी विद्या पढ़ने के कारण लोगों की जो बुद्धि है ना वो भी विदेशी हो गई है। रीढ़ किससे बनता है? आपको याद रखना है जो रीढ़ है ना इसको सहनाई में लगाया जाता है, सहनाई में लगा के बजाया जाता है, आपको याद रखना है रीढ़। रीढ़ किसका बना होता है आपको बताना है? तो जो रीढ़ होता है ना ये नरकट का घास का बना होता है, इसे आपको याद रखना। नरकट घास का रीढ़ बना होता है जिसका उपयोग सहनाई में किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। मंगू जन्म से ही थी, मंगू जन्म से ही बाबू कैसी थी? तो मंगू जो थी वो जन्म से ही पागल थी, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन यहां पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पक्षी अपने घर कब लौटते हैं? तो पक्षी अपने घर कब लौटते हैं? तो आपको याद रखना है शाम को। आप लोग शाम को देखिएगा ना सारे पक्षी एकदम दिन भर सुबह उड़ के चले जाएंगे और शाम को आके पेड़ पे बैठते हैं। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि पक्षी घर पे कब लौटते हैं? शाम को। प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक कवि में माली मालिन किसे कहा गया है? तो प्रेम ऐनी श्री राधिका कवि में माली और मालिन किसे कहा गया है? तो आपको याद रखना है राधा कृष्णा को माली और मालिन कहा गया है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। जीवानंद दास किस भाषा के कवि हैं आपको बताना है। तो जो जीवानंद दास है बाबू ये किस भाषा के कवि हैं? तो जीवानंद दास आपको याद रखना ये बांग्ला भाषा के कवि हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। सी वाला ऑप्शन जो होगा ना 100% राइट हो जाएगा। और ये लिखे हैं लौट कर आऊंगा फिर। क्वेश्चन आता है कि जो कवि हैं वो कहां लौटने की बात करते हैं? तो कवि बंगाल में लौटने की बात करते हैं, इसे आपको याद रखना है। बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन है? भाई किशोर कौन है? तो ये लेखक का पुत्र है, इसे आपको याद रखना है। किशोर कौन है? लेखक का पुत्र है जो बहादुर को पीटता है। अगला क्वेश्चन देखिए मंगमा किस शहर में दही बेचती थी? तो जो मंगमा थी बाबू वो दही बेचती थी। किस शहर में दही बेचती थी? तो आपको याद रखना है बंगलुरु शहर में ये दही बेचती थी, इसे आपको याद रखना है। डॉक्टर अंबेडकर का हिंदी में कितने खंड प्रकाशित हो चुके हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कितने हिंदी खंड प्रकाशित हो चुके हैं? तो आपको याद रखना है 21 खंड जो है ना बाबू ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रकाशित हो चुके हैं। डी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? बोर्ड एग्जाम में आता है कि जो जनरल कनिंघम है इनका संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है पुरातत्व विभाग से, ठीक है। और वनस्पति विज्ञान से किसका है? तो आपको याद रखना हरकस। इसमें स है ना हरकस, स है तो स आएगा, तो वनस्पति विज्ञान में भी स है। तो हरकस जो है आपको याद रखना वनस्पति वैज्ञानिक से है। और जो जनरल कनिंघम है बोर्ड एग्जाम में आता है आपको याद रखना है
जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? पुरातत्व, ये विद थे, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है बिरजू महाराज की पिताजी की मृत्यु किस कारण से हुआ? तो पंडित बिरजू महाराज जब 9.5 साल के थे तो उनके पिताजी का मृत्यु हो गया, और किसके कारण से हुआ? तो आपको याद नहीं, लू लग गया था। गर्मी के दिनों में जो लू चलता है ना, उसी से। भारत माता कहां निवास करती हैं, आपको बताना है। तो भारत माता बाबू कहां निवास करती हैं? तो ये गांव में निवास करती हैं। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसीलिए भारत माता को क्या कहा गया है? ग्रामवासिनी। अगर क्वेश्चन आएगा ग्रामवासिनी किसे कहा गया है, तो भारत माता को। यहां पे मछली छीनने का कोशिश कौन कर रहा था? संतु क्या किया? मछली को गमछा में लपेटा, लेके दौड़ गया कुएं में डालने के लिए। तो और जो घर का नौकर था भग्गू, वो भी पीछे पीछे भागा और वही मछली के छीनने का कोशिश कर रहा था संतु से। तो जब भी क्वेश्चन आएगा मछली छीनने का कोशिश कौन कर रहा था, तो आपको याद रखना है संतु। जो संतु था ना, ये मछली छीनने का कोशिश कर रहा था, इसे आपको याद रखना है। बहादुर की मां का स्वभाव कैसा था? तो जो बहादुर की मां थी, ये कैसी थी बाबू? गुस्सैल थी। वो अपने भैंस से ज्यादा प्रेम करती थी और अपने बेटे बहादुर से कम प्रेम करती थी। अगर भैंस को बहादुर एक छड़ी मारता था तो मां इसे दुगुना मारती थी, 2 छड़ी मारती थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ, और इनके गांव का नाम है सिमरिया। आपको याद रखना है। जीवानंद दास को जाना जाता है, जो जीवानंद दास है जिन्होंने लौट कर आऊंगा फिर कविता लिखे हैं, जीवानंद दास को हम लोग किस रूप में जानते हैं? तो बंगाल के आधुनिक कवि के रूप में जानते हैं। इसे आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना है। जीवानंद दास को जाना जाता है, तो जीवानंद दास को किस रूप में जाना जाता है? तो बंगाल के आधुनिक कवि के रूप में जाना जाता है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा वर्ण मां के गोद में बैठा हुआ प्रतीत होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा वर्ण है जो मां के गोद में बैठा हुआ प्रतीत होता है? तो आपको याद रखना है अंग। अंग को बच्चा मां समझता है, इसे आपको याद रखना है। और इसका जो छोटा सा यहां पे बिंदु होता है ना, इसे जो छोटा लड़का है वो बेटा समझता है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है ना। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कौन सा वर्ण मां के गोद में बैठा हुआ प्रतीत होता है, तो ये ड को मां समझता है और इस बिंदु को बेटा समझता है, इसे आपको याद रखना है। अंग आप लोग याद रखिएगा, अंग यहां वाला। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहां पे हुआ? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपको याद रखना है, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 3 बेटे की मां कौन है, आपको बताना है। तो भाई 3 बेटे की मां कौन है? तो आपको याद रखना है सीता। जो सीता है ना, उसके 3 लड़के हैं, कैलाश, नारायण, बिज्जू। ये आपको याद रखना है। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? बहादुर भाई अपने घर से क्यों भागा था? तो मां के मार के कारण। क्योंकि बहादुर की मां बहादुर को बहुत मारती थी और एक दिन भैंस को बहुत मार दिया था, तो बहादुर सोचा आज तो मां मुझे मार ढही डालेगी, इसलिए वो भाग आया। इस ग्रंथ से पता चलता है कि गोस्वामी विठलनाथ ने रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी है। गोस्वामी विठलनाथ क्या हैं? तो रसखान के गुरु हैं, आपको याद रखना है। तो किस ग्रंथ से पता चलता है कि गोस्वामी विठलनाथ जो हैं वो रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा दिए हैं? तो आपको याद रखना है 252 वैष्णव की वार्ता। 252 वैष्णव की वार्ता से पता चलता है कि जो रसखान है, रसखान को गोस्वामी विठलनाथ ने पुष्टि मार्ग की दीक्षा दिए थे। लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि कहां लौटने की बात करता है? तो लौट कर आऊंगा फिर कविता में आपको याद रखना है जो कवि हैं वो बंगाल में लौटने की बात करते हैं, इसे आपको याद रखना है। भारत सरकार ने बिस्मिल्लाह खां को किस पुरस्कार से नवाजा? तो भारत सरकार ने बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? शहनाई। और बिस्मिल्लाह खां को किस पुरस्कार से नवाजते हैं? तो आपको याद रखना है भारत रत्न। बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न मिला है, इसे आपको याद रखना है। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार ने बिस्मिल्लाह खां को किस पुरस्कार से नवाजा? तो आपको याद रखना है भारत रत्न से। अगला क्वेश्चन है, पंक्ति से उतर जाता है ख कविता किस कविता की है? तो पंक्ति से उतर जाता है ख, ये किस कविता की है? तो क ख ग घ वाला आप लोग याद रखिएगा अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान कविता का है। और अक्षर ज्ञान कविता किसने लिखा है? तो अनामिका ने लिखा है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर जो विलियम जोन्स हैं ये भारत की यात्रा कब किए थे? तो सर विलियम जोन्स भारत की जो यात्रा है ना वो 1783 में किए थे। किस मार्ग के द्वारा किए थे? तो समुद्री मार्ग, इसे आपको याद रखना। उस समय एरोप्लेन नहीं चलता था, समुद्र के द्वारा नाव से ही लोग आते थे जाते थे, इसे आपको याद रखना है।
तो सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो 1783 में। किसके द्वारा? तो समुद्री यात्रा। इसे आपको याद रखना है। मंगू को भर्ती कराने के लिए मां ने किसे पत्र लिखकर बुलवाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंगू को हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए मां ने किसे पत्र लिखकर बुलवाया? तो आपको याद रखना है बड़े पुत्र को। पुत्र का मतलब लड़का, यानी बड़े लड़के को बुलवाया था। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उस घर में अब सास बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। पंक्ति किस कहानी की है? तो उस घर में अब सास बहू की स्वतंत्रता की होड़ लगी है, ये किस कहानी की है? तो सास बहू की लड़ाई वाला कहानी कौन सा है? तो आपको याद रखना है दही वाली मंगमा। दही वाली मंगमा कहानी में सास बहू की लड़ाई दिखाया गया है, ये आप लोग याद रखिएगा, उसी कहानी के। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो आपको याद रखना है यथा तथ्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, घड़े सा लुढ़का हुआ घ किस पर आकर थम जाता है? अब आपको बताना है, ये भी पूछ देगा घड़े सा लुढ़का हुआ अक्षर कौन सा है? तो घड़ा सा लुढ़का हुआ अक्षर कौन सा है? घ। घ से घड़ा, घड़ा सा लुढ़का हुआ अक्षर है घ, जो कहां पे आके थम जाता है, रुक जाता है, तो वो अंग पे आके रुक जाता है। घ के बाद क्या आता है? अंग, और अंग पे बच्चे आके रुक जाते हैं। क ख ग घ अंग। ठीक है ना। फिर उसको च बताया जाता है कि च है, तो फिर पढ़ता है च छ ज झ य। फिर उसको आगे सिखाया जाता है त थ द। तो ऐसे ही होता है, आपको याद रखना। तो घड़े सा लुढ़क जाता है घ, किस पर आके थम जाता है? तो आपको याद रखना अंग पे आके थम जाता है। बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? नहीं, बहादुर के नाम से किसने दिल शब्द हटा दिया? तो बहादुर के नाम से दिल शब्द बाबू किसने हटा दिया? तो आपको याद रखना है लेखक की पत्नी। लेखक की पत्नी कौन है? निर्मला। जो निर्मला है ना, वो बहादुर के नाम से दिल शब्द उड़ा दी। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, बहादुर के चले जाने के बहादुर घर से चलते समय कितना राशि लेकर चला था? जब बहादुर अपने घर से भागा था रातों रात, आपको याद रखना है, तो कितना रुपया लेके भागा था घर से? तो आपको याद रखना है 2 रुपया। बहादुर जो था ना, ये 2 रुपया लेके भागा था घर से। इसे आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, 3 बेटे 2 वक्त की रोटी 1 माँ किस कहानी की पंक्ति है? तो 3 बेटे 2 वक्त की रोटी 1 माँ, ये बाबू किस कहानी की है? तो आपको याद रखना है धरती कब तक घूमेगी। अगला क्वेश्चन आएगा कि धरती कब तक घूमेगी में कौन रुवासी हो गई? सीता क्यों रुवासी हो गई? तो अपना काला ओढ़ना देखकर रुवासी हो गई। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दिया? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है कि रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दिया था? तो आपको याद रखना है गोस्वामी विठलनाथ। जो गोस्वामी विठलनाथ है ना, ये रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा दिए थे। और ये भी आपको याद रखना है। और ये कहां पे लिखा गया है? तो 252 बैचलरों की वार्ता में। अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ की विधा है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ है, ये क्या है बाबू? निबंध है, कहानी है, क्या है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो निबंध है। आपको याद रखना है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। जिसके लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है भीमराव अंबेडकर। भैया मछली कट जाएगी, अभी मछली कट जाएगी, किसने पूछा? तो भैया मछली कट जाएगी ऐसे किसने पूछा था? तो लेखक का छोटा भाई संत। जो संतु था ना, ये पूछा था कि क्या भैया अभी मछली कट जाएगी। अगला क्वेश्चन है, दंतावली का अर्थ क्या होता है? तो दंतावली का अर्थ होता है दांत धारण करने वाली। तो दांत धारण करने वाले को क्या बोला जाता है? दंतावली बोला जाता है। यहां पे डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर कहां के रहने वाले थे? तो रामधारी सिंह दिनकर बाबू, इनका जन्म हुआ था बिहार में। बिहार में इनका जिला था बेगूसराय और इनका गांव का नाम था सिमरिया। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, बिस्मिल्लाह खां रियाज करने के लिए कहां जाते थे? यानी प्रैक्टिस। रियाज का मतलब होता है प्रैक्टिस। बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे और ये प्रैक्टिस के लिए कहां जाते थे? तो आपको याद रखना है बालाजी मंदिर पे जाके ये शहनाई बजाते थे। डी वाला ऑप्शन यहां पे राइट हो जाएगा। बहादुर को किसे याद नहीं आती? बहादुर को किसकी याद नहीं आती? तो बहादुर को बाबू किसकी याद नहीं आती है? तो उसकी मां की याद नहीं आती है। आपको याद रखना है, ए वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल से जाएगा। बहादुर को किसकी याद नहीं आती है? तो उसकी मां की याद नहीं आती है। इसे आपको याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? तो बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? बिरजू महाराज की जज कौन थे? तो आपको याद रखना है उनकी मां। उनकी मां जो थी ना, गुरुवाइन थी और उनकी जज भी थी। जहां गलती करते थे वो देख के बताती थी कि यहां पे गलती हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, यहां पे कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है? आपको बताना है। तो सुमित्रानंद पंत की
के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें हैं जो दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है? तो आपको याद रखना है 30 करोड़, या ऑप्शन में देगा 30 कोटि। 30 कोटि या 30 करोड़ जो संतान है वो दरिद्रता से अभावग्रस्त है, आपको याद रखना है। प्रत्येक वर्ष अभिनयों में कैसा समारोह का आयोजन होता था? तो प्रत्येक वर्ष अभिनयों में आपको याद रखना है रंग समारोह का आयोजन होता था। क्वेश्चन आता है कि कवि अभिनयो क्यों गए थे? तो कवि अभिनयो बाबू क्यों गए थे? तो इसी रंग समारोह में भाग लेने के लिए गए थे, आपको याद रखना है। और रंग समारोह कहां पे होता था? अभिनयो में होता था। और अभिनयो कहां पे? फ्रांस में। और ये कब होता था? तो गर्मी के दिनों में होता था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि रुपया खोने का प्रपंच किसने रचा था? यानी रुपया खोने का झूठा प्रपंच किसने रचा था? तो रुपया खर्च करने मतलब रुपया जो है खोने का प्रपंच किसने रचा था? तो कहानीकारक के रिश्तेदारों ने रचा था, इसे आपको याद रखना है। कितने रुपए खोने का प्रपंच रचा गया था? तो 11 रुपया खोने का प्रपंच रचा गया था। और चोरी का इल्जाम किस पे लगाया गया? तो बहादुर पे लगाया गया, इसे आपको याद रखना है। मराठी भाषा की लिपि क्या है? मराठी भाषा जो किस लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में, आपको याद रखना है। हिंदी भी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। उर्वशी किनकी कृति है? तो उर्वशी आपको याद है रामधारी सिंह दिनकर की कृति है, और इस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपया माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? तो आपको याद है 50 रुपया। अब सीता के लड़के जो है तीनों, कैलाश नारायण बिज्जू, इसमें कैलाश बोलता है कि मां को अब 50-50 रुपया दिया जाएगा और मां अलग बना के खाएगी, ठीक है ना। तो ये आपको याद है 50 रुपया माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया गया। अगला क्वेश्चन है भारत किसकी भूमि है? आपको बताना है। तो भारत जो है ये किसकी भूमि है? तो जो भारत है ना, ये ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है, इसे आपको याद रखना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आता है कि भारत किसकी भूमि है? तो ब्राह्मण या वैदिक धर्म के। अनामिका का जन्म कहां पे हुआ था? ये आपको बताना है, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है कि अनामिका का जन्म कहां पे हुआ था। तो अनामिका है अक्षर ज्ञान कविता की लेखिका, इनका जन्म हुआ था मुजफ्फरपुर बिहार में, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता की मूर्ति है। तो सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता की मूर्ति कैसी है? उदास घाटी का है, उदास माटी का, ठीक है ना, उदास माटी का है, इसे आप लोग याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। लेखक यहां पे अभिनयों में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य लिखे? कितने गद्य लिखे? तो 27 गो गद्य लिखे थे। कितनी कविता लिखे थे? तो 35 गो कविता लिखे थे, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है मूक नायक क्या है? अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है मूक नायक क्या है? तो मूक नायक बाबू क्या है? तो मूक नायक पत्रिका है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, इन मुसलमानन हरिजन पैक कोटी हिंदू वारिये की किस कवि की कथन है? आपको बताना है। तो इन मुसलमानन हरिजन पैक कोटी हिंदू वारिये बाबू ये कौन बोले थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र बोले थे। और किसकी रचनाओं से ये मुग्ध होकर ये बोले थे? तो आपको याद है रस खान की रचनाओं से ये मुग्ध होकर बोले थे, इन मुसलमानन हरिजन पैक कोटी हिंदू वारिये। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पे मरना भी मंगल माना जाता है? तो किस स्थान पे मरना भी मंगल माना जाता है? तो आपको याद रखना है काशी में। काशी में मरना भी क्या है बाबू? मंगल माना जाता है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल से जाएगा। और ये किसने कहा था? तो आपको याद रखना है बिस्मिल्लाह खान ने। अगला क्वेश्चन देखिए कि कवि दिनकर के अनुसार सोने की ताज पहनकर इठला रही है? तो कवि दिनकर के अनुसार कौन जो है सोने की ताज पहनकर इठला रही है? तो आपको याद रखना है देश की मिट्टी। जो देश की मिट्टी है ना, वो सोने की ताज पहनकर इठला रही है, अपने ऊपर गुमान कर रही है, इसे आपको याद रखना है। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहां से मिलते हैं? यानी नागरी लिपि के शुरुआती लेख हमें कहां से मिलते हैं? तो आपको याद रखना है दक्षिणी भारत से, ठीक है ना, दक्षिण भारत से मिलते हैं, इसे आपको याद रखना है। लेखक के पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो लेखक की पत्नी के जो रिश्तेदार थे बाबू वो किस दिन आए थे? रविवार यानी संडे को आए थे, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मारने का हक मुझे नहीं है, किसने कहा? तो लड़का अगर कुछ उधम करता है, गलती करता है, तो उसे मारने का हक मुझे नहीं है, ये कौन बोली? तो नजम्मा बोली, इसे आपको याद रखना है, यानी मंगमा की बहू। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज की शादी कितने वर्षों की है? कितने वर्ष की उम्र में हो गया? तो बिरजू महाराज कितने साल के थे तो उनका शादी हो गया? तो आपको याद ना 18 साल के। बिरजू महाराज जब 18 साल के हुए तो उनकी शादी हो गया, और ये शादी से खुश नहीं थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बेतमा दान पत्र कहां पे? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बेतमा दान पत्र कहां पे है? तो बेतमा दान पत्र इंदौर के पास है, आपको याद रखना है। और बेतमा दान पत्र कब का है? तो आपको याद रखना है जो बेतमा दान पत्र है ये 1020 ईस्वी का है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मां जी किसे गौशाला की उपमा देती थी? जो
माँ है यानी जो मंगू की माँ है वो गौशाला किसे बोलते थे, तो बोलती थी। तो जब भी लोग बोलते थे कि मंगू को हॉस्पिटल में भर्ती कराइए ठीक हो जाएगी, तो फट से वो बोलती हैं कि अस्पताल थोड़ी है, वो तो गौशाला है, ठीक है ना। तो ये हॉस्पिटल को गौशाला बोलती थी, आपको याद रखना है। सुमित्रानंद पंत मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है, तो सुमित्रानंद पंत बाबू मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है, तो आपको याद रखना है भारत माता को। भारत माता को ये मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी बोले हैं, इसे आपको याद ना, और बोले हैं कि जो भारत माता की माता की मूर्ति कैसी है, तो उदास माटी की है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता के बड़े लड़के का क्या नाम है, तो सीता का बड़ा लड़का है बाबू कैलाश, और इसकी पत्नी का नाम है, आपको याद रखना है, राधा। उसके माझिल बेटा का नाम क्या है, नारायण, और पत्नी का नाम है भावरी, और सीता के सबसे छोटे लड़के का नाम है बिज्जू, और इसकी पत्नी का नाम है पुष्पा, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है अपने घर से ही बहादुर क्यों भागा, अपने घर से बहादुर क्यों भागा, तो मां के मार के कारण से, क्योंकि बहादुर की जो मां थी गुस्सैल थी, बहादुर को बहुत पीटती थी। अगला क्वेश्चन है फ्रांस की प्रमुख कला का केंद्र रहा है, तो फ्रांस के प्रमुख कला का केंद्र कौन सा रहा है, तो आपको याद रखना है अभिनय, केवल अभिनय पे आपको टिक लगाना है, ठीक है। तो फ्रांस का प्रमुख कला का केंद्र कौन सा रहा है, तो अभिनय रहा है, इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सरहपाद किनकी कृति है, आपको बताना है। सरहपाद बाबू क्या लिखे हैं, तो सरहपाद लिखे हैं, आपको याद रखना है दोहा कोश, दोहा कोश है ना, ये सरहपाद लिखे हैं। और सरहपाद कौन है बाबू, तो हिंदी के आदि कवि, बोर्ड एग्जाम में आता है, हिंदी के आदि कवि कौन है, तो सरहपाद है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, कवि हमें क्या सलाह देते हैं, तो जो कवि हैं हमें क्या सलाह देते हैं, तो आपको याद रखना है नींद से जगने की, ठीक है ना। जो कवि हैं वो हमें नींद से जगने की सलाह देते हैं, इसे आपको याद रखना है, और नींद को आलस बताया गया है, ठीक है ना। कवि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए, आपको बताना है। तो जो रसखान थे वो किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे, तो कवि रसखान आपको याद रखना है पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। और रसखान किन के भक्त थे, तो आपको याद रखना है कृष्ण भगवान के। अगला क्वेश्चन है मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा, तो आपको याद रखना है स्वामी विवेकानंद। जो स्वामी विवेकानंद है ना, ये मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती बोले हैं, इसे आपको याद रखना है। ये भी बोर्ड एग्जाम में बाबू क्वेश्चन आता है कि वेदांतियों का वेदांती, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है, तो स्वामी विवेकानंद वेदांतियों का वेदांती किसे कहे, मैक्स मूलर को कहें। दोनों बगल से क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुमार गंधर्व क्या है, तो कुमार गंधर्व क्या है, तो आपको याद नहीं, है शास्त्रीय गायक है। कुमार गंधर्व क्या है, तो कुमार गंधर्व आपको याद नहीं, है शास्त्रीय गायक है। नजम्मा मंगम्मा की कौन थी, आपको बताना है। तो नजम्मा बाबू मंगम्मा की कौन थी, तो नजम्मा मंगम्मा की बहू थी, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को, ठीक है। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ। अगला क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था, तो बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था, अमीरुद्दीन था, इसे आपको याद रखना। और बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे, शहनाई। अगला क्वेश्चन है भर आई आंखों को पोंछकर आकाश की ओर कौन देखा, तो जब बच्चे बोले जो सीता है ना, सीता के लड़के बोलते हैं कि माँ जो है अब 50-50 हम लोग रुपया देंगे और माँ अकेले बना के खाएगी। तो भर आई आंखों को पोंछ के सीता कहां पे देखती है, तो आकाश की तरफ में देखती है और घर छोड़ के निकल जाती है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। कौन सा महीना माँ के लिए आशा भरा महीना बन गया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा महीना माँ के लिए आशा भरा महीना बन गया, तो आपको याद रखना अगहन का महीना, क्योंकि साधु बाबा बोले थे कि अगहन के महीना में जो मंगू है ना ये ठीक हो जाएगी। तो माँ को अगहन महीना बहुत ही मतलब बेसब्री से इंतजार होने लगा, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 12वीं सदी के केरल के शासकों पे सिक्कों पे बीर केरलस जैसे शब्द डैश लिपि में अंकित है। तो केरल के जो शासक थे वो बीर केरलस जैसे शब्द लिखते थे, वो किस लिपि में लिखे थे, तो आपको याद रखना है बीर केरलस जैसे शब्द थे ना वो देवनागरी लिपि में लिखा गया था, इसे आपको याद रखना है। भारत माता के संबंध में क्या सही है, तो भारत माता क्या है बाबू, तो भारत माता गांव में निवास करती हैं, भारत माता ग्राम वासिनी है, गांव में निवास करती हैं, आपको याद रखना है भारत माता ग्राम वासिनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि डॉक्टर अंबेडकर के माता जी का नाम क्या था, तो डॉक्टर अंबेडकर की माता जी का नाम क्या था, तो आपको याद रखना है भीमाबाई, ठीक है ना, भीमाबाई नाम था इनके माता जी का नाम।
ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? किस देश में सबसे पहले सूरज उगता है या उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है जापान। जो जापान है ना, इसे उगते सूरज का देश कहा जाता है। सबसे पहले यहां पे सूरज उगता है। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई? तो बहादुर से मार खाकर जो भैंस है ना, वो किसके पास भागी भागी आई? तो मां के पास आई, जो क्योंकि जो बहादुर की मां की भैंस थी वो मां की प्यारी भैंस थी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि मंगमा को किससे विवाद था, यानी झगड़ा था। मंगमा को किससे झगड़ा था? तो अपनी बहू नजम्मा से झगड़ा था। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन है? तो संप्रदाय से ऊपर उठ के कृष्ण भक्त कवि कौन है? तो आपको याद रखना है रसखान। जो रसखान है ना, ये संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी लिखी जाती है। भाई हिंदी किस लिपि में लिखा जाता है? तो जो हिंदी है बाबू, किस लिपि में लिखते हैं? तो हिंदी आपको याद रखना है देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। क्वेश्चन आएगा, हिंदी की विविध बोलियां किस में लिखी जाती हैं? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेपाली, नेवरी, ये फिर यहाँ पे मराठी, सारा लिखा जाता है देवनागरी में। भारत मां की श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे किया है? तो भारत मां की श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि किससे किया है? छाया युक्त चंद्र से। इसे आपको याद रखना है। भारत से हम क्या सीखे, क्या है? तो भारत से हम क्या सीखे, क्या है बाबू? भाषण है। और ये किनका भाषण है? तो आपको याद रखना है मैक्स मूलर का भाषण है। भारत से हम क्या सीखे बाबू? ये पाठ है, तीसरा पाठ। और ये क्या है? भाषण है। किसका भाषण है? तो मैक्स मूलर का भाषण है। घानानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? तो घानानंद बाबू क्या लिखते थे? सवैया और धनछारी। आपको याद रखना है, सवैया और धनछारी। और रसखान क्या लिखते थे? सवैया और छंद। ये आपको याद रखना है। जो रसखान है वो सवैया और छंद लिखते थे, और जो घानानंद है ये सवैया और धनछारी। आपको याद रखना है। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? यह भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। तो मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। इसे आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। और इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप में। आपको याद रखना है। तो व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, या टेलीग्राम आप लोग बना लीजिए। सबसे बेस्ट है। जो भी बच्चे टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं, प्ले स्टोर पे आप लोग लिखिए आस्क क्लास। ठीक है ना। आस्क क्लास आप लोग लिखिएगा तो वहां पे आ जाएगा, टेलीग्राम ऐप आएगा, डाउनलोड कर लीजिए, उसे बना लीजिए। लड़का लड़की कोई भी ज्वाइन हो सकता है। वहां पे नंबर नहीं दिखाई देता। अगर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन, टेलीग्राम बना लीजिए। और टेलीग्राम में ऐसे सर्च का आइकन होता है, ऐसे सर्च का। ठीक है ना। यहां पे इस पे क्लिक करिएगा और उसमें लिखिएगा आस्क क्लास ऑफिशियल, जिसमें 21-22 हजार सब्सक्राइबर है। उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पे पीडीएफ नोट सब मिलता है। अगर ग्रुप में नहीं जुड़ पा रहे ना, तो टेलीग्राम जाता है। तो टेलीग्राम आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम से भी जुड़े हुए हैं, तो आप लोग जुड़ जाइए। जो भी बच्चे व्हाट्सएप में नहीं जुड़ पा रहे ना, टेलीग्राम में जुड़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। या व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, फिर भी टेलीग्राम। आप लोग प्ले स्टोर पे लिख देना टेलीग्राम। टेलीग्राम आएगा, ऐप डाउनलोड करके उसको बना लेना है अपना। जैसे व्हाट्सएप बनता है ना, वैसे टेलीग्राम बना लीजिए और उसमें सर्च कर लीजिए टेलीग्राम में आस्क क्लास, ASKCLASS। ऐसे आप लोग सर्च करिएगा ASK और फिर CLASS, आस्क क्लास। ठीक है ना, ऑफिशियल। अरे यार, आस्क क्लास ऑफिशियल। ठीक है ना। आस्क क्लासेस ऑफिशियल सर्च करिएगा, आ जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, थैंक यू। 299/300, बहुत ही बढ़िया। सुबह क्लास करवाइएगा सर, बिल्कुल एकदम सुबह क्लास होगा। ठीक है। और चलिए, सुबह एकदम क्लास होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 100% होगा मैथ का। ठीक है। क्योंकि खाली हिंदी पढ़ना जरूर ना, बिहाने भैया मैथ है, तो मैथ पे भी ध्यान देना है। ठीक है। तो मैथ का सुबह क्वेश्चन लाते हैं एकदम इंपॉर्टेंट। ठीक है। और इसका पीडीएफ हम आपको भेजते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, मतलब आधा घंटा में आपको पीडीएफ चला जाएगा। टेलीग्राम में सभी बच्चे जुड़ जाइए। ठीक है। टेलीग्राम में जुड़ जाइए और इसका पीडीएफ हम अभी आपको भेज देते हैं जितना जल्दी हो सके। 15 मिनट के अंदर सभी बच्चे टेलीग्राम में, अगर ग्रुप में जुड़े हैं तो सही बात है। अगर ग्रुप में नहीं भी जुड़ पाए हैं तो कल आप लोग अगर मैसेज करिएगा तो ग्रुप में जुड़ जाइएगा। उससे बढ़िया टेलीग्राम में जुड़ जाइए, उस पर भी मैसेज वैसे जाता है, बना के आप लोग टेलीग्राम जुड़ जाओ। ठीक है। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। सुबह में क्लास होगा, बहुत ही जबरदस्त गणित का, आप लोग जरूर जुड़िएगा। सुबह 6 बजे ही पढ़ाने का कोशिश करेंगे। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।